वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड क्लास, जिसमें हमने आपके साथ जो लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन एंड टैक्स रेट्स, वो हम आपके साथ आज वाली क्लास में कंक्लूड कर लेंगे। ऑल्दो डियर हमने प्लान किया था कि वो पूरा हम एक ही क्लास में कर लें, बट चलें फिर थोड़ा सा मतलब मुझे लगा कि कल की क्लास में उसे कंप्लीट कराना, क्योंकि करीबन 1.5-2 घंटे का की क्लास और होनी है, तो 4 घंटे ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा कल जो हमने आपके साथ स्टार्ट किया था उसका आगे थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं। याद करें डियर, हमने आपके साथ कल की क्लास में देखा था कि अलग अलग तरीके के पर्सन हो सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द कंपनीज ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, और हर एक प्रकार के पर्सन के लिए जो रेट ऑफ टैक्स है वो अलग अलग हो सकता है। जो भी रेट ऑफ टैक्सेस है साहब, हमें ये मतलब देखना पड़ता है एसएससी की इनकम का, कि उसमें से कौन सी इनकम जो है वो स्पेशल रेट पर टैक्स होती है, और जो इनकम स्पेशल रेट पर टैक्स होती है उस पर स्पेशल रेट वाला टैक्स लगेगा। ठीक बात है। बट जो इनकम स्पेशल रेट पे टैक्स नहीं होती, मतलब जिस इनकम के लिए अलग से कोई टैक्स रेट स्पेसिफाई नहीं किया गया है, उस पे आप जो है अकॉर्डिंगली ये वाले रेट्स लगाएंगे। ठीक है, अच्छा मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पर्सन हमने आपके साथ देखा था बहुत तरीके के हो सकते हैं, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, पीओआई, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इसी तरीके से हमारे पास और भी पर्सन हो सकते हैं, जैसे फर्म, एलएलपी हमारे पास हो सकते हैं साहब, कंपनी, और कंपनी भी हमारे पास हो सकती है डोमेस्टिक कंपनी या फिर फॉरेन कंपनी, आई यू गाइस गेटिंग। इसी तरीके से हमारे पास हो सकते हैं लोकल अथॉरिटीज वगैरह वगैरह। सबके लिए हमारे पास रेट ऑफ टैक्स है। और लास्ट क्लास में हमने आपके साथ जो है वो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्संस के ऊपर लगने वाले रेट ऑफ टैक्स को देखा था। हमने आपके साथ लास्ट क्लास में बात की थी साहब कि इनके लिए ना दो रिजीम्स है। जो 115 बीएससी रिजीम है, दैट इज बाय डिफॉल्ट, ये जो है साहब, ये जो है आपकी बाय डिफॉल्ट रिजीम है। अगर आप चाहें तो आप इस रिजीम से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके ऊपर 115 बीएससी रिजीम अप्लाई करेगा। ठीक बात है, ये बात आपको पता है। अच्छा, 115 बीएससी रिजीम के हमने आपके साथ स्लैब रेट्स भी देखे थे। वी हैव सीन द स्लैब रेट्स ऑफ 115 बीएससी रिजीम, जहां पे हमने देखा था कि पहले 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। अच्छा, और 3 लाख रुपीज टू 7 लाख रुपीज 5%, 7 लाख रुपए से 10 लाख रुपए 10%, 10 से लेके 12 लाख रुपए 15%, 12 से 15 लाख 20%, और 15 से जितना ज्यादा होगा उस पर 30% का रेट ऑफ टैक्स। आज बात करते हैं ऑप्शनल रिजीम की। तो ऑप्शनल रिजीम में हमने आपके साथ 3 स्लैब्स देखे थे। एक जो स्लैब है दैट इज द जनरल स्लैब, ये हर किसी के लिए अप्लाई करता है, मींस इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई एंड आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। इंडिविजुअल यहाँ पे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, रेजिडेंट भी हो सकते हैं, नॉन रेजिडेंट भी हो सकते हैं। और ये जो आपका जो स्लैब है ये अप टू 2.5 लाख को नील करता है। अप टू 2.5 लाख नहीं, 2.5 से लेके 5 लाख 5%, 5 से लेके 10 लाख 20%, और 10 से ज्यादा में 30%। बाकी जो दो जो स्लैब है डियर, ये जो आपका स्लैब नंबर 2 है ये अप्लाई करता है रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए जो 60 ईयर से इससे ज्यादा एज का है। और जो थर्ड जो स्लैब है ये भी अप्लाई करता है रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए जो कि 80 ईयर या उनसे ज्यादा एज के हैं। तो हमारा जो स्लैब नंबर 2 है डियर, इसमें पहले 3 लाख रुपए तक निल, 3 से 5 लाख रुपए 5%, 5 से 10 लाख रुपए 20%, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। और बात करते हैं हमारे थर्ड स्लैब की, तो ये अप्लाई करता है फॉर द रेजिडेंट इंडिविजुअल हु इज ऑफ द एज ऑफ 80 ईयर्स और मोर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पहले 5 लाख रुपए निल, 5 से लेके 10 लाख रुपए 20%, और अगर 10 लाख से ज्यादा है तो 30%। अच्छा, अगर हम एक नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं ऑफ 85 ईयर्स, मेरे लिए कौन सा स्लैब है? फर्स्ट स्लैब है जो मेरे लिए अगर मैं 115 बीएससी में रहूं तो नो इश्यू। अगर मैं 115 बीएससी में नहीं रहता, मींस ऑप्ट आउट करता हूं, तो मेरे लिए 2.5 लाख रुपए वाला स्लैब। ठीक बात है। अच्छा, ये सारी बातें हमने आपके साथ लास्ट क्लास में देखी थी। बट हाँ, अगेन मैं फिर से बोलना चाहता हूँ कि जितनी भी इनकम है डियर, ये आपकी नॉर्मल इनकम है। अगर कोई स्पेशल इनकम होगी तो वो स्पेशल रेट पे टैक्स होगी। ठीक बात है। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। अगर हम थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं और हम आपके साथ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, देखेंगे सरचार्ज एंड मार्जिनल रिलीफ। अच्छा डियर फ्रेंड्स, आपको पता है अगर आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लेवल से ज्यादा होती है तो जो भी आपका टैक्स पेएबल है उस टैक्स पेएबल में कुछ एडिशनल टैक्स आपको देना पड़ता है, विच इज नोन एज सरचार्ज, विच इज नोन एज सरचार्ज। सरचार्ज जो होता है डियर, वो जो भी आपका टैक्स बनता है उस टैक्स का कुछ परसेंटेज होता है। जैसे एक प्रकार के सरचार्ज से हम बहुत अच्छे से अवेयर हैं, जिसका नाम है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि किसी जमाने में पहले 2% होता था, फिर गवर्नमेंट ने इसको बढ़ा के 3% किया, अब इसको बढ़ा के अभी नहीं, मतलब बहुत साल पहले इसको बढ़ा के 4% कर दिया, फिलहाल ये 4% पे। बट 4% इज स्टिल नॉट अ स्मॉल सम, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी क्या, इट इज अ टाइप ऑफ सरचार्ज, जो कि ऑलरेडी जो टैक्स है उस पे लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। ठीक बात। अच्छा,
तो हम हेल्थ एंड एजुकेशन से इसकी फिलहाल बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं एक्चुअल सरचार्ज की। मेरी बात पढ़िए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको पता है इनकम टैक्स जो हमारे देश में लगता है दैट इज द प्रोग्रेसिव टैक्स, मतलब जितनी ज्यादा आपकी इनकम उतना आपके ऊपर टैक्स। अच्छा, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कहलाता है सरचार्ज। मतलब जो भी आपका टैक्स बनता है, जो भी आपका टैक्स अमाउंट आता है, उस पे हम लगाएंगे सरचार्ज, और टैक्स प्लस सरचार्ज से जो सम आएगा उन दोनों के ऊपर लगाएंगे हेल्थ एंड एजुकेशन। ठीक बात है साहब। अच्छा, तो मेरी बात पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा साहब। इंडिविजुअल, एचयूएफ, ईओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्संस के लिए सरचार्ज का क्या मैकेनिज्म है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है तो कोई सरचार्ज। ये बात है साहब 2019 के पहले। तो सर आज की बात करूं, 2019 के पहले की बात क्यों कर रहे हो, थोड़ा सा रेफरेंस देना जरूरी है। अच्छा, पहले क्या होता था कि अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो नो सरचार्ज, अगर टोटल इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक है तो 10%, और अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15% का सरचार्ज। मतलब अगर टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है तो 15%, अगर 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं। तो ये हमारे देश में बहुत समय से चल रहा है। अच्छा, हमारे देश में साहब एक बहुत लंबे से मांग हो रही थी कि सुपर रिच टैक्स लगाओ, मतलब जो लोग बहुत ज्यादा अमीर है उनके ऊपर और ज्यादा टैक्स लगाओ। और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर इतना ज्यादा बिल्ड कर दिया गया टू इम्पोज द सुपर रिच टैक्स। उन्होंने कहा ठीक है, हम जो है साहब आपके ऊपर सुपर रिच टैक्स लगाएंगे, बट किस फॉर्म में लगाएंगे, सरचार्ज के फॉर्म में लगाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, 15% के सरचार्ज रेट को बढ़ा के 25% और 37% तक ले गए। 15% के सरचार्ज के रेट को बढ़ा के 25% और 37% पे ले गए। इसका मतलब अगर आप 30% के रेट पे अपना इनकम टैक्स दे रहे हो, उस 30% से जो टैक्स निकला उस पे 37% और जोड़ो इन द नेम ऑफ सरचार्ज, और इन दोनों के ऊपर 4% और जोड़ो इन द नेम ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। तो अगर आप देखेंगे इफेक्टिव टैक्स रेट कितना बना, 30 प्लस 37% प्लस 4% बोले तो 43% के आसपास। ये साहब वही जमाना आ गया जब हर 100 रुपए में से 50 रुपए गवर्नमेंट ले लिया करती थी, द सेम एरा एज कैंपेन। ठीक बात है, क्योंकि सरकार के ऊपर इतना इन्होंने प्रेशर बना दिया, इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया कि साहब इतने सारे लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, अमिताभ बच्चन साहब 100 करोड़ रुपए हर साल के कमा रहे हैं, और उनको वही टैक्स देना पड़ता है जो कि एक सैलरीड एम्प्लॉय को देना पड़ता है। दैट इज नॉट गुड, आपका कहना भी सही था। तो इन्होंने कहा ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सरचार्ज का रेट बढ़ा दिया और उसको बढ़ा के 37% तक कर दिया। तो हमारे पास रिवाइज्ड क्या मैकेनिज्म आया सरचार्ज का, अप टू 50 लाख रुपए अगर आपकी टोटल इनकम है तो सरचार्ज निल। 50 लाख से लेके 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 से 5 करोड़ में 25%, और 5 करोड़ से अगर ज्यादा आपकी इनकम है तो जो भी आपकी इनकम पर टैक्स बनता है उसका 37% हम सरचार्ज आपसे लेंगे सर, उसका 37% हम आपसे सरचार्ज। क्या मेरी बात समझ पाए? तो ये हमारा रिवाइज स्लैब बना, तो ये हमारा रिवाइज स्लैब बन गया। अच्छा, बट हुआ क्या, जब सरकार ने ये लॉ बनाया, जब सरकार ने जब सरचार्ज रेट इतना ज्यादा बढ़ा दिया, तो इंडस्ट्री में और खास तौर पे उन लोगों ने जो कि शेयर मार्केट में डील करते थे, उनका बहुत बड़ा बैकलैश, ह्यूज बैकलैश, और लोगों ने साहब अपनी इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करनी इंडिया से शुरू कर दी। उसका एक कारण ही बहुत बड़ा कारण था, उसका बहुत बड़ा कारण क्या था, ध्यान दीजिएगा। ज्यादा आपका टाइम नहीं लगाते, बट चलिए 1 मिनट बस बता देते। एक हमारे देश में सेक्शन होता था जिसका नाम था सेक्शन 1034, हाँ 1034, जो कहता था कि अगर आपने शेयर मार्केट में शेयर्स को सेल करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स पे कर दिया तो आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जम्प्ट हो गया। 1034 ये कहता था कि आपका जो लॉन्ग टर्म कैप गेन है शेयर मार्केट में, बस आप हमें 0.1% के रेट पे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स दे दो, पूरा एलटीसीजी एग्जम्प्ट। ठीक बात। 2018 में अरुण जेटली साहब ने 1034 विड्रॉ कर लिया, और अगर आप लॉन्ग टर्म कैप गेन स्टॉक मार्केट में अर्न कर रहे हैं तो सरकार आपसे सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स भी लेगी और आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 112A 112A में टैक्स भी कर देगी। बताएं, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? सरकार आपकी एलटीसीजी को टैक्स भी कर देगी। अच्छा, पहले क्या होता था हमारे देश में, जो भी एसएससी के हैंड में, शेयर होल्डर के हैंड में डिविडेंड की इनकम होती थी वो शेयर होल्डर के हैंड में एग्जेम्प्ट होती थी। उन्होंने शेयर होल्डर के हैंड में जो डिविडेंड इनकम एग्जेम्प्ट होती है, हाँ, जिसमें मतलब कंपनी को जो है साहब वो डीडीटी पे करना पड़ता था, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, उसे कंपनी के हैंड से टैक्सेबल हटा के शेयर होल्डर के हैंड में टैक्स कर दिया। तो इसका मतलब जो मेरी
डिविडेंड इनकम थी वो भी टैक्सेबल हो गई, और जो मेरा एलटीसीजी था वो भी, जो मेरा पहले एग्जम्प्ट होता था, वो भी आपने एग्जम्पशन हटा ली, और आपने कहा कि इस पे आपको 112 के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, और आपका मन नहीं भरा तो आपने सरचार्ज सर जी 25 और 37% कर दिया। सो देयर वाज अ ह्यूज बैकलैश इन द मार्केट। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा, बहुत ध्यान से ज्यादा आपका टाइम मतलब खोटी नहीं करते, गवर्नमेंट ने क्या कहा, ठीक है साहब, ठीक है, हम ना चार प्रकार की इनकम पे जो सरचार्ज है उसको हम कैप कर देंगे 15%। तो चार प्रकार की इनकम कौन सी है? डिविडेंड इनकम 111A, 112 और 112। सर ये 111 है, 112, 112 है क्या? ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सेक्शन। सेक्शन 111A डील करता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑफ सर्टेन काइंड, जिसमें आपको 15 या 20% के रेट पे टैक्स है। 112 डील करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, और 112A डील करता है साहब अगेन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ सर्टेन काइंड, जो कि शेयर मार्केट वगैरह में जो आप शेयर वगैरह सेल करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाते हैं। तो लॉ मेकर ने क्या कहा कि डिविडेंड इनकम और कैपिटल गेन्स जो 111A में कवर्ड है, 112 में कवर्ड है, या फिर 112A में कवर्ड है, इस पे हम सरचार्ज को कैप कर देते हैं, और हम कैप करके कितना कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, 15%। तो अगर मान लीजिए कि किसी इन्वेस्टर की लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 111A में, जो कि मान लीजिए है 20 करोड़ रुपए, तो उस 20 करोड़ पे जो उसका टैक्स बनेगा उस पे सिर्फ 15% का सरचार्ज। तो हमने क्या किया, इन चार प्रकार की इनकम पे, चाहे आपकी जितनी भी इनकम है, चाहे 200 करोड़ रुपए की इनकम हो, चाहे 500 करोड़ की इनकम हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें हमने सरचार्ज का रेट कैप कर दिया, और कैप करके उसको 15% कर दिया। किस पे? डिविडेंड इनकम 111A, 112 और 112A। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपकी अगर ये चार प्रकार की इनकम है तो उस पे जो आपका सरचार्ज होगा वो कैप हो जाएगा 15% पे। इसके अलावा, इन इनकम के अलावा अगर कोई इनकम है, तो अगर वो इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो 25%, और अगर वो 5% से ज्यादा है तो 37%। क्या मेरी बात समझ पाए? ठीक बात। अच्छा, 2023 में डियर गवर्नमेंट ने डिफॉल्ट रेजिम 115BAC को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए, बहुत ध्यान से, और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए डिफॉल्ट रेजिम में ये जो 37% का सरचार्ज है इसको भी हटा दिया, और कहा कि अगर आप डिफॉल्ट रेजिम में हैं तो आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से जितनी भी ज्यादा हो, आपके ऊपर जो हाईएस्ट जो सरचार्ज लगेगा वो सिर्फ कितना लगेगा, 25% लगेगा। तो सिर्फ टाइम पास नहीं करते, तो फिर आज के समय सरचार्ज लग कितना रहा है हमें ये बता दो, टाइम पास मत करो। अच्छा, तो मेरे साथ साथ देखेंगे आज के टाइम पे सरचार्ज लग कितना रहा है। अगर आपकी, हाँ, पेज नंबर है साहब, पेज नंबर है 25। तो अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में है तो जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं उसका 10% आपको सरचार्ज के फॉर्म में देना पड़ेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो जो भी आप टैक्स पे कर रहे हैं उसका 15% आपको सरचार्ज के फॉर्म में देना पड़ेगा। यहां तक तो कोई परेशानी नहीं। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो हम अब आपकी इनकम का बैफरगेशन करेंगे, और आपकी वो इनकम जो है डिविडेंड इनकम या 111A, 112 या 112A वाली इनकम, उस पे हम आपका जो सरचार्ज कैप कर देंगे, वो हम आपका सरचार्ज कैप कर देंगे 15%। कितना कर देंगे? 15%। और हमने आपकी टोटल इनकम में से ये चार प्रकार की इनकम हटा दी, और इनमें से हमने आपकी इनकम कैप कर दी कितनी, 15%। क्या मेरी बात समझ पाए? इसके अलावा जो इनकम रहेगी, वो अगर 2 करोड़ तक है तो उस पर सरचार्ज बनेगा 15%। अगर वो 2 करोड़ से 5 करोड़ तक है, प्लीज ध्यान दीजिए, 5 करोड़ तक है तो उस पर सरचार्ज बनेगा 25%। और अगर वो 5 करोड़ से ज्यादा है तो उस पर सरचार्ज बनेगा 37%। बट साहब 37 सिर्फ किसके लिए? ऑप्शनल रिजीम के लिए। तो अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हैं तो आपकी अगर आपकी टोटल इनकम अदर देन 111A, 112A या फिर डिविडेंड इनकम अगर ये अब 2 करोड़ है तो मैं बट 5 करोड़ यहाँ पे हटा सकता हूं, और मैं ये बोल सकता हूं कि अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में है तो जैसे आपकी इनकम अब 2 करोड़, चाहे अब 2 करोड़ में जितनी भी ज्यादा इनकम हो, 5 करोड़ का कंडीशन अब आपके लिए अप्लाई नहीं करेगा। आपका सरचार्ज कितना है? 25%। क्या मेरी बात समझ पाए? सरचार्ज कितना है साहब? 25%। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, तो टाइम पास नहीं करते, एक बार फिर से, अगर आपकी टोटल इनकम 50 करोड़ तक है तो कोई मतलब 50 लाख तक है तो कोई सरचार्ज नहीं। 50 लाख से लेके 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%। अगर आपकी टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है तो उस इनकम में से
आपको बाइफर्केशन करना है डिविडेंड इनकम पे लगने वाले टैक्स का। 111 ए, 112, 112 ए इनको हटा दें और इनमें जो टैक्स बनता है, इन चार इनकम पे जो टैक्स बनता है डिविडेंड पे 111, 112 और 112 पे, इस चार इनकम पे लगने वाले टैक्स का 15%। और जो अदर इनकम जो है, अदर इनकम को साइड करते हैं, उस पे जो आपका टैक्स बनेगा, अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ तक है तो 15%, और अगर आपकी अदर इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, चाहे जितनी भी ज्यादा है, 25% इफ यू आर इन डिफॉल्ट रिजीम। और अगर आप ऑप्शनल रिजीम में है तो अदर इनकम अगर आपकी 2 करोड़ तक है तो 15%, 2 से 5 है तो 25%, और अगर 5 से ज्यादा है तो 37%। एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, समझो। ठीक, मेरी टोटल इनकम है, लेट्स से 10 करोड़ रुपए। मेरी टोटल इनकम है लेट्स से 10 करोड़ रुपए। इसमें से मेरी डिविडेंड इनकम है 1 करोड़, और मेरी 111 ए, 112 और 112 ए का जो सरचार्ज है, मतलब जो इसकी जो इनकम है, ये हिसाब 3 करोड़। अब बता दो सर कैसे होगा। अच्छा, बात कर ले डिफॉल्ट रिजीम, ऑप्शनल रिजीम। ध्यान दीजिएगा, सरचार्ज का मतलब ये नहीं कि 10 करोड़ की इनकम पे सरचार्ज लगा दो। 10 करोड़ की इनकम पे जो टैक्स बनेगा, उस टैक्स पे इतने % सरचार्ज लगेगा। प्लीज ध्यान दीजिए, 10 करोड़ की इनकम पे जो टैक्स बनेगा, उस टैक्स पे सरचार्ज लगेगा। ये नहीं कि आप सीधा इनकम पे सरचार्ज लगा दो। इनकम पे डायरेक्टली आप टैक्स रेट लगाते हो, सरचार्ज रेट नहीं लगाते। सरचार्ज का मतलब होता है टैक्स के ऊपर लगने वाला टैक्स। ठीक बात है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं डियर डिफॉल्ट रिजीम में हूं तो क्या होगा, तो मेरे पास जो डिविडेंड इनकम है, जो 111 ए, 112 और 112 ए है, मतलब 4 करोड़, इसका 15%, और सेम ऑप्शनल रिजीम में भी होगा 4 करोड़ का 15%, मतलब 4 करोड़ पे जो इनकम बनेगी उसका, उस इनकम पे जो टैक्स बनेगा उसका 15%। अच्छा, अब मैं अदर इनकम की बात करूं, अदर इनकम मेरी 6 करोड़ रुपए है, चाहे मैं डिफॉल्ट रिजीम में हूं चाहे मैं ऑप्शनल रिजीम में हूं। चूंकि मेरी इनकम, अदर इनकम 6 करोड़ है, तो वो अदर इनकम मेरी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो 2 करोड़ से ज्यादा चाहे जितनी भी हो, इस अदर इनकम पे 25%। और अगर मैं ऑप्शनल रिजीम पे हूं तो इस 6 करोड़ पे चूंकि 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। चूंकि 5 करोड़ से ज्यादा है डियर तो 37%। आर यू गाइस गेटिंग? क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, मतलब एग्जांपल्स देखते हैं, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। कैलकुलेट द सरचार्ज अमाउंट इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अच्छा, सबसे पहला डिविडेंड है 15 लाख, एसटीसीजी 111 वाला 15 लाख, एलटीसीजी 112 वाला 25 लाख, और एलटीसीजी 112 वाला 20 लाख, और अदर इनकम है आपकी 25 लाख। तो मुझे बताएंगे सबसे पहले तो टोटल इनकम मेरी कितनी है सर? 15 प्लस 15 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 25, तो टोटल इनकम है मेरी 100 लाख रुपीस। ध्यान दीजिएगा, अगर मेरी टोटल इनकम डियर 100 लाख रुपीस है तो मुझे परेशान होना ही नहीं। 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक की इनकम पे सिर्फ 10% का सरचार्ज, चाहे किसी भी प्रकार की इनकम हो। परेशानी कहां शुरू होती है? जब मेरी इनकम 2 करोड़ से ज्यादा होना शुरू होती है, तब जाके मेरा सरचार्ज का रेट 15% से बढ़ता है, तब जाके परेशानी होती है। मेरा सरचार्ज का रेट अगर 15% तक में आता है, देयर इज नो इश्यू, तो मेरे पूरे इनकम पे जो टैक्स बनेगा उसका 10% सरचार्ज। ठीक बात है सर। अगर मैं ऑप्शनल रिजीम में रहता तो भी यही होता। अच्छा, दूसरा डिविडेंड 10 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल एलटीसीजी। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे बताएं टोटल इनकम कितनी है? 10 प्लस 35 प्लस 50 प्लस 35 प्लस 55 बोले तो 185। अच्छा, अब ये बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रेट क्या होता है? अप टू 50 लाख नील, 50 लाख से लेके 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%। मेरी इनकम, अगर टोटल इनकम मेरी 1 करोड़ से 2 करोड़ है, तो मुझे हर प्रकार की इनकम पे जो भी टैक्स बनेगा उसका सिर्फ 15% टैक्स है। क्या मेरी बात समझ पाए? मुझे हर प्रकार की इनकम पे सिर्फ और सिर्फ कितना टैक्स देना है? 15%। पर सर आप तो बोल रहे थे मतलब डिविडेंड इनकम, एसटीसीजी, एलटीसीजी वगैरह में सरचार्ज कैप हो जाएगा। हाँ साहब, कैप हो जाएगा। कितना तक जाएगा? कहां तक जाएगा? 15% तक जाएगा। चूंकि यहाँ पे लग ही 15% रहा है, तो इससे आप कैप, तो इस पे यहाँ पे कैपिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैपिंग कब करनी है? जब ये 15 के ऊपर जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। अच्छा, डिविडेंड ईयर 51 लाख रुपए, शॉर्ट टर्म कैपिटल एलटीसीजी। अच्छा, तो मुझे बताएंगे टोटल इनकम कितनी हुई सर? 51 प्लस 44 प्लस 40, 51 प्लस 44 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 600, टोटल इनकम है 792। अब चूंकि मैं हूं डिफॉल्ट रिजीम में,
तो मेरी इनकम पे जो नॉर्मल जो सरचार्ज बनता है वो 25% बनता है, बट चूंकि यहाँ पे डिविडेंड वगैरह की इनकम है तो ये 4 प्रकार की इनकम पे जो टैक्स बनेगा उस पे 15% का सरचार्ज आ जाएगा। तो इसका मतलब इन चारों में 15%, और इन चारों के अलावा जो इनकम है अदर इनकम वो है अप टू 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा तो 25%। तो इस पे 15 और इस पे 25%। बट सर आप तो बोल रहे थे 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा, वो ऑप्शनल रिजीम के लिए है। डिफॉल्ट रिजीम में 2 करोड़ तक 15% और 2 करोड़ से ज्यादा जितनी भी इनकम हो, चाहे 6 करोड़ हो, चाहे 60 करोड़ हो, चाहे 80 करोड़ हो, वट एवर मे बी द इनकम, 25%। तो मैंने क्या देखा, इन चारों पे 15% और अदर इनकम पे जो आपकी 600 लाख की है उस पे 25%। आई होप आपको बात समझ आई। आगे आते हैं एक और देख लें। हमारी डिविडेंड इनकम है 40 लाख और ये हमारी अदर इनकम है, तो हमारे टोटल इनकम कितना हुआ 40 प्लस 35 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 110 बोले तो, अच्छा 35 प्लस 42 प्लस 50 प्लस 110 277। अब साहब ये चूंकि इनकम है 277 तो 2 करोड़ से 5 करोड़ मतलब 25% का रेट बनता है, बट इन 4 प्रकार की इनकम पे 15% और अदर इनकम है मेरी अप टू 2 करोड़ तो इस पे भी 15%। तो मेरा जो टोटल जो इनकम पे जो सरचार्ज बनेगा डेट वुड बी 15%। आई होप आपको बात समझे। अच्छा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेट द सरचार्ज इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल अंडर द ऑप्शनल रिजीम, मतलब वो डिफॉल्ट रिजीम से ऑप्ट आउट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे, डिविडेंड इनकम 51 लाख, शॉर्ट टर्म क्या गेन एलटीसीजी। अच्छा तो मुझे बताएं टोटल इनकम 51 प्लस 44 प्लस 42 प्लस 55 प्लस 600, अच्छा 792। अब इसमें इन चार में जो मेरी जो इनकम पे जो टैक्स बनेगा डेट वुड बी 15%, और जो अदर इनकम है मेरी वो 2 करोड़ से 5 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा है तो मतलब 37%। तो इस अदर इनकम पे जो अदर इनकम पे जो टैक्स बनेगा अदर सरचार्ज वुड बी 37% और इनमें 15%। आई होप आपको बात समझ। अच्छा ये भी एक और देख लें डिविडेंड। अच्छा तो मेरी टोटल इनकम बताएंगे 55 प्लस 60 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 110 302। तो इनमें से ये इनकम हटा दें, इनमें 15% और अदर इनकम मेरी 110 है तो इस पे भी 15%। तो मेरे पूरे 302 लाख की जो इनकम पे जो भी टैक्स बनेगा उसका 15% सरचार्ज। अच्छा आई होप आपको बात समझ। चलें क्या ये बात आप समझ पाए साहब। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। होता क्या है, अगर आप इस चीज को देखें साहब तो 50 लाख रुपए तक जो मेरी इनकम है इस पे नो सरचार्ज, मुझे सिर्फ और सिर्फ टैक्स देना है, मतलब जो मेरा जो रेट ऑफ टैक्स। अच्छा अगर मेरी इनकम 50 से बढ़ के 51 लाख हो जाती है तो मुझे बताएंगे इसमें अंतर क्या। अगर मेरी इनकम 50 से बढ़ के 51 लाख रुपए हो गई तो बदल क्या जाएगा, क्या बदल जाएगा, क्या रेट ऑफ टैक्स बदल जाएगा? नहीं सर, तो बदल क्या जाएगा, सरचार्ज आ जाएगा। अब इसमें क्या आ जाएगा, सरचार्ज @ 10%। और हमारे देश में जो टैक्स लॉज है साहब, यहाँ पे जो सरचार्ज का जो मैकेनिज्म है वो पूरे टैक्स पे लगता है। सरचार्ज का मैकेनिज्म ये नहीं कहता कि 50 लाख से एक्स्ट्रा जितनी इनकम है उस एक्स्ट्रा 1 लाख की इनकम पे जो टैक्स बनता है उस पे सरचार्ज दे दो, ऐसा नहीं है। पूरे इनकम पे मतलब पूरे 51 लाख पे टैक्स होगी। तो इस बात की बहुत संभावना होती है डियर कभी कभी कि जैसे आपकी इनकम 50 से बढ़ के 51 हुई, जैसे आपकी इनकम 50 से बढ़ के 51 हुई, इसकी वजह से एक नया एक इंपैक्ट क्रिएट हो गया जिसका नाम है सरचार्ज। और ये जो सरचार्ज है ये हो सकता है कि हो सकता है कि इसकी वजह से आपका जो टैक्स में एडिशन है वो आपके इनकम में होने वाली एडिशन से ज्यादा हो। मतलब सर बात समझिए, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एसएससी इज इन द डिफॉल्ट रिजीम, ठीक बात है, और एसएससी की जो टोटल इनकम है वो है 50 लाख रुपए। मुझे बताएं 50 लाख पे, अच्छा हेल्थ एंड एजुकेशन से इसको भी हटा दें, 50 लाख पे एसएससी का टैक्स कितना बनता है सर? 50 लाख पे 35 लाख रुपए पे 0.3 प्लस 1,40,000 तो 50 लाख पे टैक्स बनता है 11,90,000 रुपए। क्या मेरी बात समझ पाए? पहले 15 लाख पे 1,40, इसके बाद 35 लाख पे 30%, 35 लाख पे 30% प्लस 1,40 पे 11,90 आयोगा इसके टी। क्या मेरी बात समझ? अच्छा और अगर यही अगर एसएससी की इनकम 51 लाख रुपए होती तो सर पहले 15 लाख पे 1,40 और 36 लाख पे 30%। अच्छा तो टैक्स बनता साहब 12-20, पर साथ में अब क्या आ जाता, सरचार्ज, क्योंकि आपकी टोटल इनकम 50 को क्रॉस कर गई तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सरचार्ज। अच्छा कितना सर? सरचार्ज आएगा 10%, बोलो तो 1,22,000 रुपए। तो आपकी टोटल इनकम अब बढ़ के कितनी हो गई,
13,42,000। कैलकुलेट करेंगे साहब, सारे बच्चे कैलकुलेट करेंगे। 1342। अच्छा, अब मुझे सोच के बताएं, अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख होती तो मेरा टैक्स बनता 1190, और अगर मेरी टोटल इनकम बढ़ के 51 लाख रुपए हो गई तो मेरा टैक्स बनता है 1342। ठीक बात, बिकॉज ऑफ सरचार्ज। अच्छा, मुझे बताएं कि मेरी इनकम में इंक्रीज कितना है, हाउ मच माई इनकम हैज गॉट इंक्रीज्ड। 1 लाख रुपए, बट हाउ मच माई टैक्स लाइबिलिटी गॉट इंक्रीज्ड। मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए, हाउ मच माई टैक्स लाइबिलिटी गॉट इंक्रीज्ड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन इनकम ऑफ ₹1 लाख। 1342 माइनस 11, 152। क्या मेरी बात समझ पाए? मेरी टैक्स लाइबिलिटी में साहब इस इनकम की वजह से जो इनकम बढ़ी, मेरी टैक्स लाइबिलिटी में कितना इजाफा हो गया, 152। मेरे टैक्स लाइबिलिटी में कितना इजाफा हो गया, 152। मेरी इनकम बढ़ती है 50 से 51, मतलब 1 लाख, पर इस 1 लाख रुपए की इनकम बढ़ जाने से मेरा जो टैक्स इंपैक्ट बढ़ता है वो बढ़ता है 1,52,000। मेरा एम्प्लॉयर मुझे कहता है सर जी कि आपकी सैलरी 50 लाख है, मैं उसको बढ़ा के 51 लाख करना चाहता हूं। मैं बोलूंगा नहीं बात नहीं भाई बात नहीं, आप अगर मेरी सैलरी 50 से बढ़ा के 51 कर दोगे, आप तो मुझे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, आपको तो लगेगा कि आई एम गिविंग हिम इंक्रीमेंट ऑफ ₹1 लाख, बट सरकार मुझसे वो पूरा आपका 1 लाख रुपए ले लेगी और मेरी जेब से 52,000 रुपए और लेगी। मैं नौकरी भले छोड़ दूं, पर साहब मैं 1 लाख रुपए की सैलरी नहीं बढ़ाऊं, बिकॉज सैलरी तो 1 लाख से बढ़ेगी, इस सैलरी की वजह से क्रिएट होने वाला टैक्स इंसिडेंस कितना है, 152। सो क्या मैं अपनी इनकम को बढ़ाना चाहूंगा? नहीं। बट सर ऐसे तो फिर हर बार ही ये इशू आएगा, हर बार ये इशू नहीं आएगा सर। जिस पॉइंट पे सरचार्ज या तो लगता है या तो चेंज होता है, ये इशू सिर्फ वहां पे है। जैसे 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 सरचार्ज लगता कहां पे, अगर मैं टाइमलाइन के फॉर्म में बात करूं, अगर मैं टाइमलाइन के फॉर्म में बात करूं तो सरचार्ज लगता कहां पर है, 50 लाख की इनकम पे। सरचार्ज बढ़ता कहां पे, 100 लाख की इनकम पे। फिर सरचार्ज बढ़ता कहां पर है, 200 लाख की इनकम पे। और ऑप्शनल रिजीम में सरचार्ज फिर कहां पे बढ़ता है, 500 लाख की इनकम पे। तो ये जो इशू आएगा डियर, ये इन्हीं 4 पॉइंट्स में आएगा और हर बार नहीं आएगा। अगर इन इन पॉइंट्स से 50 लाख, 100 लाख, 200 लाख, 500 लाख, अगर आपकी टोटल इनकम में जो इंक्रीमेंट है वो अगर माइनर नेचर का है, माइनर बोले तो अगर आपकी इनकम 50 लाख से बढ़ के 70 लाख हो जाती है डियर, तो ये इंपैक्ट नहीं आएगा। अगर आपकी इनकम 100 लाख से बढ़ के 130 लाख रुपए हो जाती, इंपैक्ट नहीं आएगा। इंपैक्ट कब आएगा, जब आपकी इनकम 50 से बढ़ के 50 लाख 50,000 रुपए हो जाए, 50 लाख 80,000 रुपए हो जाए, 50 लाख मतलब 51 लाख रुपए हो जाए, 51 लाख 10,000 रुपए आ जाए। माइनर इंक्रीमेंट जो होगा इसकी वजह से इंपैक्ट आएगा। और यहाँ पे ऐसा सिचुएशन आ सकता है जहां पे इस इनकम में होने वाली बढ़ोतरी से ज्यादा मेरा टैक्स बढ़ जाए, तो गवर्नमेंट कहती है टाइम पास क्यों कर रहे हो साहब। गवर्नमेंट क्या बोलती है, ठीक है आपका इनकम कितना से बढ़ा, मैंने कहा सर 1 लाख रुपए से। आपके टैक्स कितने से बढ़े, मैंने कहा सर 152 से। तो गवर्नमेंट बोलती है यहाँ पे तो आपकी इनकम से ज्यादा आपका टैक्स बढ़ गया, तो हम ना आपको रिलीफ देंगे, हम आपको रिलीफ देंगे। और कितना रिलीफ देंगे, हम आपको रिलीफ देंगे जितना टैक्स आपकी इनकम से ज्यादा बढ़ रहा है उतना हम आपको रिलीफ दे देंगे। मेरा टैक्स कितना बढ़ रहा है, 152। इनकम कितने से बढ़ रही है, 1 लाख। मेरा टैक्स मेरी इनकम से कितने से ज्यादा से बढ़ा है, 52,000। तो 52,000 का हमसे रिलीफ ले। इस रिलीफ को नाम दिया गया मार्जिनल रिलीफ। तो मार्जिनल रिलीफ का फॉर्मूला क्या हुआ, इंक्रीज इन टैक्स माइनस इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन टैक्स ड्यू टू सरचार्ज माइनस इंक्रीज इन इनकम। क्या मेरी बात समझ पाए? तो मैंने क्या देखा, मार्जिनल रिलीफ का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। अगर सरचार्ज लगने की वजह से या सरचार्ज में होने वाले चेंज की वजह से अगर आपका टैक्स बढ़ जाता है और वो टैक्स इतना होता है जो कि इनकम से ज्यादा, जिस इनकम की वजह से वो सरचार्ज लगा या बढ़ गया, उस इनकम में जो चेंज है उससे ज्यादा अगर आपका टैक्स इंसिडेंस उससे ज्यादा हो जाता है, वो जितना ज्यादा होगा वो आपको रिलीफ के फॉर्म में मिल जाएगा। आर यू गाइस गेटिंग? चले फिर ये बातें सब क्वेश्चन से समझ में आएंगी। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 6 घर पे देखें, ऑल्दो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है बट फिर भी देखें। हाँ ये क्वेश्चन देखें साहब, क्वेश्चन नंबर 7 इज अ गुड क्वेश्चन, देखेंगे मेरे साथ साथ।
कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर राजा एज ऑफ 42 इयर्स हैविंग टोटल इनकम ऑफ 51,50,000 फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26। His total income comprises salary, house property and interest from savings bank account। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, ये बात पढ़नी इसलिए जरूरी होती है कि सैलरी इनकम हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी इनकम हो, चाहे सेविंग्स बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट हो, चाहे सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट हो, ये सब आपके नॉर्मल रेट पर टैक्स होता है, इसमें से कोई भी स्पेशल रेट पर टैक्स नहीं होता। ठीक बात है। अच्छा, आगे देखेंगे। यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मिस्टर राजा हैज ऑप्टेड आउट, मतलब ये ऑप्शनल रिजीम में। अच्छा, तो मुझे बताएंगे, तो मुझे ना सबसे पहले इनकम की कैलकुलेशन करा के दें। इनकम तो सर दिया हुआ है, टोटल इनकम कितनी है, 51,50,000। अच्छा, मुझे बताएंगे इस पर टैक्स कितना बनेगा। 115 बीएससी वाला नहीं, ऑप्शनल रिजीम का स्लैब। सर पहले 10 लाख रुपीज, 1,12,500, और जितना भी आपकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है उसका 30%। अच्छा, तो 51,50,000 माइनस 10 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500 बोले तो 13,57,500। इसमें ऐड कर दें सरचार्ज, क्योंकि इनकम आपकी बढ़ गई है, एट द रेट 10%, 13,57,500। चूंकि डियर यहाँ पे जो इनकम में इंक्रीमेंट है वो 50 लाख से मार्जिनली अधिक है, मार्जिनली, क्योंकि 1.5 लाख रुपए 50 के ऊपर कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं होता। हाँ, अगर ये इनकम 50 से बढ़ के 55 हो गई होती, 54 हो गई होती, तो वहां पे आपको मार्जिनल रिलीफ का इंपैक्ट नहीं आता, बट यहाँ पे आ सकता है, आ सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम माइनस कर देंगे मार्जिनल रिलीफ। अच्छा, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल रिलीफ हम कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ऑफ मार्जिनल रिलीफ, अच्छा, इंक्रीज इन इनकम, इनकम में इंक्रीज कितना, 1 लाख रुपए। अच्छा, इंक्रीज इन टैक्स बताएंगे। इंक्रीज इन टैक्स कैसे निकालेंगे, टैक्स ऑन रुपीज 51,50,000 और टैक्स ऑन रुपीज 50 लाख। सर 51,50 में तो हमने ऑलरेडी जो है वो टैक्स निकाला हुआ है। 51,50 में हमने ऑलरेडी टैक्स निकाला, और वो टैक्स कितना था, 51,50 में से 41,50,000 का 30% प्लस 1,12,500, 13,57,500, 13,57,500 प्लस 10% बोले तो 13,57,500। हमारा टैक्स बनता है 14,93,250। ठीक बात है। बट अगर मेरी टोटल इनकम 50 लाख होती है, तो फिर मेरा उस केस में मेरा टैक्स कितना बनता, सर 40 लाख इंटू 0.3 प्लस 1,12,500। आपकी इनकम टैक्स बनता है 13,12,500। आई होप आपको बात समझ आई। तो मेरा इंक्रीज इन टैक्स कितना है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ माई इनकम मार्जिनली, 14,93,250 माइनस 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 13,12,500। ध्यान दीजिएगा, 1,80,750। और हाँ, इंक्रीज इन इनकम कितनी है, 1 लाख रुपए नहीं दिएगा, 1.5 लाख रुपए। इंक्रीज इन इनकम कितनी है, 1.5 लाख रुपए। अच्छा, 51,50,000 माइनस 50 लाख। तो ध्यान दीजिएगा डियर, यहाँ पे हो क्या रहा है, increase in income is 1,50,000, but because of this increase in income my tax incidence has gone up by 1,80,750। इसका मतलब increase in tax is more than the income which has caused this increase in income। ठीक बात है। तो आपको रिलीफ कितना मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा साहब 30,750। सरकार का क्या कहना है, सरकार का कहना ये नहीं है कि जो भी आपका टैक्स पेबल है सारा आपको रिलीफ मिल गया, नहीं। सरकार का कहना है कि जितना आपका टैक्स बढ़ रहा है, अगर इनकम से ज्यादा अगर टैक्स बढ़ रहा है, तो इनकम से एक्स्ट्रा जो टैक्स होगा वो हमसे रिलीफ ले लो। तो टैक्स कितने से बढ़ रहा है, 1,80,750 से। इनकम कितने से बढ़ रही है, 1,50। तो इनकम टैक्स से ज्यादा, मतलब टैक्स जो है साहब वो इनकम से ज्यादा कितना बढ़ रहा है, 30,750 से, तो वो हमसे रिलीफ ले लो। ठीक बात है। तो हमारे मार्जिन रिलीफ हमारा कितना आ गया, 3750। अच्छा, हमारी जो इनकम का जो है हमारा टोटल टैक्स कितना बना, 1,357,500 प्लस 10% माइनस 3750 बोले तो 14,62,500। बट हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन से लगाना मत भूल जाना। तो ये टोटल कितना बना, 15,21,000, 15,21,000। चल, हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं डियर, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, या एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 8 जरूर से घर पे करें, इट इज योर होमवर्क।
इसको घर पे करें। अच्छा, चलें तो फिर आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं थोड़ी सी और आपके साथ थोड़ा सा हम हिस्ट्री में जाएंगे। हिस्ट्री लेसन जो भी तक हमने आपके साथ पढ़ा है उसे थोड़ा सा मैं और रिवाइज कराना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा डियर, हमने आपके साथ पढ़ा था कि असेसिक इनकम ना अलग अलग हेड्स में हो सकती है। और किस किस हेड में इनकम हो सकती है? हाँ, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैप गेन एंड अदर सोर्सेस। ठीक बात है, इन इन हेड्स में असेसिक इनकम हो सकती है। ठीक बात है। अच्छा, असेसिक किसी भी सोर्स से पैसा कमाए, अल्टीमेटली इनकम इन्हीं पांच में से किसी हेड में टैक्स होगी। हमारे सीए फाइनल के सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने आपको ऑफिशियली हाउस प्रॉपर्टी और सैलरी 100% पढ़ने को नहीं दिया है। इसका कुछ पोर्शन आपके सिलेबस में डाला हुआ है। तो इट इज माय रिकमेंडेशन टू ऑल ऑफ यू कि सिलेबस ऑलरेडी बहुत बड़ा है, काफी बड़ा सिलेबस है। जितना ऑफिशियल पोर्शन इंस्टीट्यूट ने आपको पढ़ने को दिया है हाउस प्रॉपर्टी में और सैलरी में, उतना ही पढ़े। हाउस प्रॉपर्टी जो भी इंपॉर्टेंट है, तो हम हाउस प्रॉपर्टी का ऑलमोस्ट सारा प्रोविजन आपके साथ कवर कर लेंगे। सैलरी आपके लिए सीए फाइनल लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आप अब बच्चे आप जो हैं, अब वो परक्विजिट वैल्यूएशन के रूल्स पढ़ने नहीं बैठ जाएं कि अगर एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को कार दे दी, कार के साथ ड्राइवर दे दिया, तो 2000 सीसी की कार है तो पर मंथ उसका वैल्यूएशन कितना होगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से 200 रुपए पर मंथ रिकवरी कर रहा है तो उस केस में वैल्यूएशन कितनी होगी। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, जो कि कंपनी का डायरेक्टर है, उसे जो है वो जो हेल्पर दे दी, तो उस केस में वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं, उसकी वैल्यूएशन कितनी होगी। ये सी अंडर की बातें थी। सीए फाइनल में सैलरी हेड में आपको कुछ बेसिक बातें पढ़नी है जो हम आपके साथ देखेंगे। ठीक बात है, आईसीआई के हिसाब से। हाँ, अगर आपको फिर भी बहुत मन कर रहा है कि नहीं साहब मैं तो पूरी सैलरी पढ़ के जाऊंगा, तो हमने सीए इंटर का शायद रिवीजन वीडियो सैलरी का अपलोड कर दिया होगा, वो देख लेना, बट ये रिकमेंडेड नहीं है। इन्हीं हो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलें फिर, तो डियर हमने आपके साथ पहले पर्सन बोले तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओवाई और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, जो पहले तो नहीं, कुल मिला के 5 लोग हैं, उनके लिए हमने आपके साथ टैक्स रेट, सरचार्ज रेट और मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट देख लिया। आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे जो लोग हैं, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और लोकल अथॉरिटी। ध्यान दीजिएगा, इन सब के लिए इनके पूरे इनकम पे जो इनकम टैक्स रेट है डियर, दैट इज 30%। पार्टनरशिप फर्म, लोकल अथॉरिटी एंड एलएलपी, इनके लिए इनके टोटल इनकम पे 30%, कोई स्लैब का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी इनकी इनकम आएगी फ्लैट 30% का रेट ऑफ टैक्स लगेगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, अगर इनके टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड होती है तो सरचार्ज 12% के रेट पे लगेगा और मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल रहेगा। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, या फिर अगर कोई लोकल अथॉरिटी है, अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से एक्सीड करती है तो जो भी उनका टैक्स बनता है उसका 12% आपको सरचार्ज के फॉर्म में देना पड़ेगा। मार्जिनल रिलीफ विल बी अवेलेबल। ठीक है। अच्छा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज में साहब, अच्छा आगे बढ़ने से पहले, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को 2 अल्टरनेट रिजीम्स दी गई हैं। एक का नाम है 115 बीएडी और दूसरे का नाम है 115 बीएई। अच्छा, कंपनी के लिए भी डियर 2 अल्टरनेट रिजीम्स हैं। एक का नाम है, कंपनी के लिए बात कर लेते हैं, एक का नाम है 115 बीडब्ल्यूए और दूसरे का नाम है 115 बीएबी। अच्छा, तो ये ना 2 अल्टरनेट रिजीम्स जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी दी गई हैं। तो अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज चाहें तो इन रिजीम्स को ऑप्ट कर सकती हैं। ठीक बात है। अच्छा, इन रिजीम्स में स्पेशल क्या है, 115 बीएई जो है डियर, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, मतलब जो एंटिटीज मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड है, और ये अदर्स के लिए। तो इनका जो रेट है लेट्स से 22% या 15%, इस पे मैंडेटरी सरचार्ज लगता है। मैंडेटरी मतलब आपकी जो भी इनकम है आपको 10% का मैंडेटरी सरचार्ज देना पड़ेगा। अभी तक हमने आपके साथ सरचार्ज जो देखा था वो इनकम के लेवल के बेसिस पे लगता था। इन लोगों के ऊपर डियर मैंडेटरी सरचार्ज लगता है। व्हाट एवर मे बी द इनकम लेवल, यू हैव टू पे द सरचार्ज। ठीक बात है, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑल्टरनेट रेजिम्स में नहीं जाती तो इनके लिए रेट ऑफ टैक्स क्या है, स्लैब रेट है। पहले 10,000 रुपीज तक अगर इनकी टोटल इनकम है तो 10%, 10,000 से 20,000 है तो 1,000 प्लस 20%, और अगर 20,000 रुपए से ज्यादा है तो 3,000 प्लस 30%। ठीक बात है, तो ये स्लैब आपको याद रखना पड़ेगा। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम 10,000 तक है तो 10%, 10,000 से 20,000 है तो 10,000 से 20,000 तक 10% बोले तो 1,000 प्लस 20%, और अगर 20,000 से ज्यादा है तो
3000 प्लस 30%। ठीक बात। अच्छा, तो इस केस में कोऑपरेटिव सोसाइटीज के ऊपर लगने वाले सरचार्ज का रेट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। 1 करोड़ तक इनकम है तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 7%, और अगर अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। ठीक बात है। अच्छा, मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये सेम रेट साहब अप्लाई करता है डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी। द सेम इज कॉल्ड डोमेस्टिक कंपनीज ऑल्सो। अच्छा, पार्टनरशिप फर्म की भी मांग है कि हमें ये वाला सरचार्ज का स्लैब दे दो, ये वाला। अभी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या लगता है, 1 करोड़ से इनकम ज्यादा है तो 12%। ठीक बात है। तो पार्टनरशिप फर्म का भी कहना है कि 1 करोड़ तक तो हमारा फिलहाल कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो हमें 12% का सरचार्ज दे दो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ये बेनिफिट दे दिया गया। पार्टनरशिप फर्म की भी डिमांड है, देखें अगर उनको भी ये बेनिफिट मिल जाता है तो फिलहाल तो नहीं मिल। अच्छा, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी नॉर्मल रिजीम्स में रहती है, नॉर्मल रिजीम में रहती है, तो सरचार्ज साहब इनकम के लेवल के बेसिस पे लगता है। अगर इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा 10 करोड़ तक है तो 7%, अदरवाइज 10 से ज्यादा है तो 12%। इसलिए जब सरचार्ज इनकम के बेसिस पे लगेगा तो मार्जिनल रिलीफ भी मिलेगा। ठीक बात है। तो मार्जिनल रिलीफ नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से अवेलेबल। अच्छा, बट अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी 115 बीएडी या बीएई में जाती है तो वहां पे 10% का मैंडेटरी सरचार्ज लगता है, 10% का मैंडेटरी सरचार्ज लगता है। हेंस द रेट ऑफ द सरचार्ज इज लेविड मैंडेटरली, देयर इज नो मार्जिनल रिलीफ अवेलेबल। आई होप आपको बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं साहब, डोमेस्टिक कंपनी। अच्छा, अब ये मतलब डोमेस्टिक कंपनी क्या होता है, फॉरेन कंपनी क्या होता है, डीएस के बारे में डिटेल में हम आपके साथ बात करेंगे टैक्सेशन ऑफ कंपनीज पे। अच्छा, डोमेस्टिक कंपनी का अगर प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है तो 25%, अदरवाइज 30%। डोमेस्टिक कंपनी के लिए दो एटीआर हैं, 115 बी डबल ए और बीएबी। 115 बी डबल ए में डियर जो रेट ऑफ टैक्स है वो 22% है नॉर्मल, और 115 बीएबी में जो रेट ऑफ टैक्स है वो 15% है, प्लस 10% का मैंडेटरी सरचार्ज है। तो अगर इन दोनों में से किसी भी रिजीम में कंपनी जाती है, डोमेस्टिक कंपनी जाती है, तो वो सरचार्ज लगेगा ही लगेगा, देयर इज नो मार्जिनल रिलीफ। बट अगर आप ऑल्टरनेट रिजीम्स में नहीं जाते तो आपके ऊपर रेट ऑफ टैक्स है प्रीवियस ईयर 22-23 का टर्नओवर 400 करोड़ तक 25%, अदरवाइज 30%, और आपको सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो 7%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12%। द सेम एज वी हैव सीन इन केस ऑफ डोमेस्टिक, इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाँ, कंपनीज को साहब मैट देना पड़ सकता है एट द रेट ऑफ 15%। मैट के बारे में हम आपके साथ बाद में बात करेंगे। फॉरेन कंपनी की बात कर लेते हैं। फॉरेन कंपनी वो कंपनी होती है जो कि अदर देन डोमेस्टिक कंपनी होती है। इनके टोटल इनकम पे जो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स है ये 35% है। पिछले साल तक ये 40% था, अब इसको भी घटा दिया गया और 35% कर दिया गया। सरचार्ज की बात करें तो अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ तक है तो कोई सरचार्ज नहीं, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो 2%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। अगर इनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक है तो 2%, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 5%। ठीक बात है। आज एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ देख लें साहब, क्वेश्चन नंबर 9। एक काम करें, क्वेश्चन नंबर 9 खुद से एक बार ट्राई करें, या जो बच्चे चाहें तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और इस वाले क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलें तो मेरे साथ साथ देख लें। कंप्यूट द टैक्स पेएबल बाय वाई लिमिटेड, अ डोमेस्टिक कंपनी हैविंग टोटल इनकम ऑफ 10 करोड़ 1 लाख रुपए। अच्छा, फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 वाई लिमिटेड हैज नॉट ऑप्टेड फॉर, अच्छा इन्होंने किसी भी ऑल्टरनेट रिजीम को ऑप्ट नहीं किया, और ग्रॉस टर्नओवर 410 करोड़ है, मतलब 30% का रेट है, आपको टैक्स बताना। चलिए मेरे साथ साथ देखेंगे टोटल इनकम क्या है। इसमें टैक्स रेट क्या बनेगा, 30%, 3,30,00,000 रुपए। ठीक बात है। बट चूंकि आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है इसलिए 12% का सरचार्ज लगेगा। अच्छा, ये बनता है 36,03,600। अब मेरी बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए डियर फ्रेंड्स, 10 करोड़ 1 लाख रुपए क्या कोई ऐसा लेवल है जिसकी वजह से सरचार्ज ट्रिगर होता है? नहीं सर, सरचार्ज तो 1 करोड़ के लेवल पे ही ट्रिगर हो जाता है। पर हाँ, 10 करोड़ 1 लाख एक ऐसा लेवल है जो उस सरचार्ज को बढ़ा देता है। ध्यान दीजिए, उसको बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक तो सरचार्ज 7% पे चल रहा था।
जैसे 10 को क्रॉस करोगे ये 7 से एग्जैक्टली बढ़ के 12% हो जाएगा। और जो ये 12% होगा साहब, ये 10 करोड़ से ऊपर वाली इनकम के लिए नहीं होगा, स्टार्टिंग से मतलब जीरो से जो इनकम आपकी चली आ रही है सब पे 12% हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर आपकी टोटल इनकम 10 करोड़ तक होती तो जीरो से जो 10 करोड़ वाली इनकम है उस पर 7% का सरचार्ज आता। बट जैसे ये 10 करोड़ के ऊपर गया, जीरो से जो पूरी इनकम चलती आ रही उस पर सरचार्ज 7 से बढ़ के 12% हो गया। तो इसका मतलब 10 करोड़ 1 लाख इज अ लेवल विच हैज कॉस्ट द इंक्रीज इन रेट ऑफ सरचार्ज। इसलिए और आपकी जो टोटल इनकम है वो 10 करोड़ से सिर्फ मार्जिनली बढ़ी है 1 लाख रुपए, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग मार्जिनल रिलीफ इन दिस केस। आर यू गाइस गेटिंग? तो हमें मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, तो साहब हम मार्जिन रिलीफ कैसे कैलकुलेट करेंगे? ध्यान दीजिएगा, टैक्स ऑन 10 करोड़ 1 लाख, ये कितना बनता है? ये बनता है साहब 12%, ये बनता है 3 करोड़ 36 लाख 33,600। और वही मैं अगर बात करूं टैक्स ऑन 10 करोड़, ये कितना बनता है? 10 करोड़ रुपए जो टैक्स बनेगा वो बनेगा 3 करोड़ और 7% का सरचार्ज, तो 3 करोड़ 21 लाख रुपए। अच्छा, मुझे बताएं इंक्रीज इन इनकम कितनी है? सर 1 करोड़। अच्छा 1 लाख, बेसिकली 1 लाख। इस 1 लाख की इनकम ने मेरा टैक्स कितने से बढ़ा दिया? 15,33,600 रुपए से। My increase in income is just 1 lakh rupee, but this 1 lakh increase in income has caused the increase in search in my tax liability by 15 lakh by 15 lakh 33,600. So here in this case, the increase in tax liability is more than the increase in income. Hence, the the difference between these two will be available as मार्जिनल रिलीफ टू। ठीक बात है, तो मेरे पास मार्जिनल रिलीफ कितना हुआ? अच्छा 14,33,000। आई होप आपको बात समझ आई। अच्छा, माइनस मार्जिनल रिलीफ 14,33,600। तो मुझे बता दें साहब फिर मेरा टैक्स कितना बना फाइनल? 4% का एजुकेशन सेस लगा के 3,34,88,000 रुपीज। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा ठीक है साहब, तो हमने आपके साथ बात कर ली सरचार्ज की, बट एक और प्रकार का सरचार्ज लगता है जो आपके इनकम टैक्स लायबिलिटी प्लस सरचार्ज दोनों को मिला के जो आपका सम टोटल बनेगा उस पे लगेगा, वो कहलाता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो कि 4% के रेट पे लगता है, जो कि 4% के रेट पे लगता है। अच्छा, और ये हर केस में लगता है, हर किसी के लिए मैंडेटरी है, चाहे आप रेजिडेंट हो, चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, ईओपी हो, पीओ, मतलब व्हाट एवर में भी योर स्टेटस, हर किसी के लिए सेम है। और ये जो है वो टैक्स पेबल प्लस सरचार्ज का जो सम टोटल है उसके ऊपर लगता है। अच्छा, तो देख लें साहब फोर, तो सर ये तो मैं मतलब बचपन से पता ही हमें क्या पढ़ा रहे हो। अच्छा, और राउंडिंग ऑफ इनकम और टैक्स आपको बता आइडिया, जो भी आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी है या फिर जो भी आपका टोटल इनकम है, अगर वो नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 10 में नहीं है तो आप उसको 10 के मल्टीपल पे राउंड ऑफ कर दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए जो आपका टोटल इनकम बनता है वो बनता है 1,42,986.83.42, तो आप इसको राउंड ऑफ कैसे करोगे? ये जो 0.42 है इसको तो हटा दो, और चूंकि ये 3 है मतलब ये 5 या उससे ज्यादा नहीं है तो लोअर मल्टीपल ऑफ 10 में चला जाएगा, मींस 142,980। इसी तरीके से अगर ये लेट से है 1,76,599.99, तो ये 99 को तो हटा दो, और जो ये आपका 9 है ये बीइंग द लास्ट डिजिट, ये 5 या उससे ज्यादा है तो ये वन साइड हायर पे चला जाएगा और ये राउंड ऑफ हो जाएगा 17,660। आई होप आपको बात समझ आई, दूसरे तो हमें बचपन से ही पता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। प्रोसीजर टू बी फॉलोड इन कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, ऑल्दो इंटरेस्ट की बात हम आपके साथ करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 234 का इंटरेस्ट, 234B का इंटरेस्ट, 234C वगैरह का इंटरेस्ट। ध्यान दीजिएगा जिस प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है,
चाहे वो इंटरेस्ट गवर्नमेंट को, सरकार मतलब गवर्नमेंट को एसएससी को पे करना है, चाहे वो इंटरेस्ट एसएससी को जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है, जिस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो हमेशा हमेशा 100 की मल्टीपल पे राउंड ऑफ होगा। और इसके लिए जो भी अमाउंट 100 से कम है, मतलब फ्रैक्शन ऑफ 100 है, उसको इग्नोर कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि जिस प्रिंसिपल अमाउंट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना है वो लेट्स से 88,972, तो चूंकि ये 100 की मल्टीपल पे नहीं है तो जो फ्रैक्शन ऑफ 100 है इसको इग्नोर कर दो, तो ये राउंड ऑफ होके कितना हो गया 88,900। बट सर यहाँ ये नहीं देखेंगे कि 50 या उससे ज्यादा हो, क्योंकि ये तो 72 है तो 50 से ज्यादा है तो इसको जो है वो हायर 100 पे राउंड ऑफ करो, नहीं, हमेशा फ्रैक्शन को इग्नोर कर दो और अकॉर्डिंगली आपका 100 का फिगर आ जाएगा। दूसरा देख लें, जैसे फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट मुझे जिस सम पे करना है दैट सम इज 11,975, अच्छा 70 तो पहले ही हो गया था, 918, तो 18 को इग्नोर कर दो तो मुझे देना पड़ेगा 11,900 रुपए पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक बात है। अच्छा, ये सारी बातें हो गई। एक छोटा सा पॉइंट है साहब, डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल एंड एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंस दो चीजें होती है। एक होता है इनकम का एप्लीकेशन। इनकम के एप्लीकेशन का मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इनकम? मैंने कोई इनकम अर्न की, कोई इनकम मुझे अकर अराइज होती है, अब उस इनकम को मैं जैसे भी यूज करूं इट इज माई कॉल। ठीक बात है, मैं उस इनकम को जैसे भी यूज करता हूं इट इज माई कॉल, मुझे उस पर टैक्स अकॉर्डिंगली एज पर द लॉ मुझे देना पड़ेगा। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी सैलरी है 1 लाख रुपए और मुझे एम्प्लॉयर से 1 लाख रुपए का चेक मिलता है हर मंथ, और मैं क्या करता हूं इसमें से 20,000 रुपए मैं किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे देता हूं। मैं उसमें से 20,000 रुपए किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे देता हूं। अब मैं क्या ये क्लेम कर सकता हूं कि मेरी सैलरी सिर्फ 80,000 रुपए है और मेरा जो टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होना चाहिए 80,000 रुपए की जो है वो सैलरी इनकम को मान के होना चाहिए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आप 1 लाख रुपए आपकी अकर अराइज होती है सैलरी के फॉर्म में। अब इस 1 लाख रुपए को आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को दे दो या किसी शॉपकीपर को दे दो या किसी बैंक को ईएमआई के फॉर्म में दे दो, इट इज योर कॉल, या फ्रेंड्स में उड़ा दो, मतलब इट इज योर कॉल। in whichever way in whichever way you want to spend this money, it is purely your call। जैसे भी आप इसको यूज करना चाहें आप इसको यूज करें, ये कहलाता है एप्लीकेशन ऑफ इनकम। ये क्या कहलाता है डियर? एप्लीकेशन ऑफ इनकम। तो जब भी इनकम की एप्लीकेशन होगी, जिस पर्सन के हैंड में जो इनकम अकर अराइज होती है उसकी ही वो इनकम मानी जाएगी और उस पर वो टैक्स बनेगा। जिस पर्सन के हैंड में इनकम का एप्लीकेशन हो रहा है वो ये क्लेम नहीं कर सकता कि नहीं साहब जिस इनकम का एप्लीकेशन हो गया वो मेरी इनकम नहीं है और ये किसी और की इनकम है, जिस पर्सन के पास वो इनकम अप्लाई होके गई है ये उसकी इनकम है, आप ये क्लेम नहीं कर सकते। ठीक बात है। अच्छा, बट यार इसमें एक 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 बहुत ही एक हम कह सकते हैं कि एक थिन लाइन का एक पॉइंट आता है जिसका नाम है डाइवर्जन। बट डाइवर्जन कैसा? बाय ओवरराइडिंग टाइटल, बाय ओवरराइडिंग टाइटल मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक मिस्टर ए कोई बिजनेस करते हैं और मिस्टर ए चूंकि बहुत लंबे समय से बिजनेस कर रहे थे तो बिजनेस के मतलब कस्टमर्स बने हुए हैं, कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं, सप्लायर्स, एवरीथिंग इज ओके। अच्छा, मिस्टर ए ड्यू टू इल हेल्थ वांट्स टू डिसकंटिन्यू दिस बिजनेस। मिस्टर ए चाहते हैं इस बिजनेस को बंद कर देना। मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी मिस्टर ए के पास पहुंचते हैं और कहते हैं साहब मिस्टर ए कि आप जो ये बिजनेस बंद कर रहे हो आप हमें अलाउ कर दो कि हम आपका बिजनेस जो है हम इसे एक पार्टनरशिप फर्म बना के हम आपके बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं। मतलब हम एक पार्टनरशिप फर्म बना लेंगे और आपके बिजनेस को हम कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक बात है। मिस्टर ए ने कहा ठीक है हम एक अग्रीमेंट कर लेते हैं और उस अग्रीमेंट में मैं अपने बिजनेस को आपको कंटिन्यू करना अलाउ करता हूं। मतलब बिजनेस इन द सेंस कि आप मेरा मतलब गुडविल नाम वगैरह आप मेरा जो है वो कैरी करके अपना बिजनेस कर सकते हो। बट इसके लिए कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि आपको अपने बिजनेस प्रॉफिट में से या आपको मतलब कंडीशन क्या है कि आपको हर महीने आपको 20,000 रुपीज मिसेस ए को देने पड़ेंगे। अगर आप इस कंडीशन को एग्री करते हैं तब साहब ये कॉन्ट्रैक्ट इस पे साइन कर दो, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर दो और हर महीने 20,000 रुपए वेदर यू आर अर्निंग प्रॉफिट और नॉट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट आपको हर महीने 20,000 रुपए मिसेस ए को देने पड़ेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए? अगर बी सी डी मान जाते हैं
बीसीडी मान जाते हैं, तो ये जो 20,000 रुपए का हर महीने जो ये मिसेस ए को पेमेंट कर रहे हैं, ये बीसीडी के लिए क्या है? ये बीसीडी के लिए क्या है? अपनी इनकम का एप्लीकेशन है या ये डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल? सर यहाँ पे इस 20,000 रुपए में मिसेस बी का सॉरी, यहाँ पे 20,000 रुपए में मिसेस ए का एक ओवरराइडिंग इंपैक्ट है, ओवरराइडिंग राइट है। मतलब बीसीडी को ये 20,000 रुपए देना ही पड़ेगा टू मिसेस ए, एंड मिसेस ए इज एंटाइटल्ड फॉर दिस 20,000 रुपीज फ्रॉम बीसीडी बिकॉज ऑफ सम कॉन्ट्रैक्ट और लीगल ऑब्लिगेशन। तो साहब जब भी डाइवर्जन ऑफ इनकम होता है बाय ओवरराइडिंग टाइटल, दैट डाइवर्जन इज बिकॉज ऑफ सम कॉन्ट्रैक्चुअल और लीगल ऑब्लिगेशन। क्या मेरी बात समझ पाए? तो जब भी डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल होगा, वो इनकम किसके हैंड में टैक्स होगा? जिस इनकम के जिस पर्सन के फेवर में उस इनकम का डाइवर्जन हो रहा है, मतलब मिसेस। और वो इनकम किसके हैंड में टैक्स नहीं होगा? जो पर्सन क्लेम करता है कि देयर इज अ डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल, तो ये इनकम बीसीडी के हैंड में टैक्स ना होके सिर्फ और सिर्फ मिसेस ए के हैंड में टैक्स होगा, बिकॉज मिसेस ए हैज एन ओवरराइडिंग पावर इन दिस 20,000 रुपीज। एंड ये ओवरराइडिंग पावर मिसेस ए के पास कहां से आई? बिकॉज ऑफ सम लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन जो मिस्टर ए और बीसीडी के बीच में हुआ था, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ था। क्या मेरी बात समझ पाए? आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, सो दैट इज द कांसेप्ट ऑफ डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल। मेरे साथ साथ थोड़ा सा देख लें। अच्छा, तो डियर जो हमने आपको एग्जांपल दिया, बेसिकली ये वही एग्जांपल है, देखेंगे मेरे साथ साथ। When there is a diversion of income at source by overriding title, such diverted income cannot be taxed in the hands of the person who claims such a diversion। तो ये जो इनकम का जो डाइवर्जन हो रहा है, ये बीसीडी के पार्टनरशिप फर्म के हैंड में हो रहा है। बीसीडी क्लेम कर रहे हैं साहब कि हमारे हैंड में तो इनकम का डाइवर्जन हो गया। अब इस 20,000 को आप बीसीडी के लिए एप्लीकेशन नहीं मान सकते। बीसीडी इसका जो ये पेमेंट कर रहे हैं टू मिसेस ए, इसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ पाए? और ये सिर्फ और सिर्फ किसके हैंड में टैक्स होगा? मिसेस ए के हैंड में। अच्छा, देखेंगे। However, when the income has occurred arises in the hands of the its subsequent application will not affect the tax liability of the person, and such applied income shall also be considered as income of such person। ठीक बात है। For tax planning purpose, diversion of income at source by overriding title is a better tool। तो जैसे फॉर एग्जांपल या इस वाले केस में मिस्टर ए को सैलरी मिलती थी 1 लाख रुपए, इन्होंने कहा कि 20,000 रुपया हर महीने इस चैरिटी इंस्टीट्यूशन को मेरे नाम का दे दिया करें, या मतलब अपनी तरफ से जो मेरे सैलरी में से हर महीने 20,000 रुपए काट के आप दे दिया करें। तो यहाँ पे पूरा 1 लाख रुपए अगर अराइज होता है मिस्टर ए को। अब इस 1 लाख रुपए के अगर अराइज हो जाने के बाद चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को 20,000 रुपए देना, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनकम। क्या यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास मिस्टर ए की सैलरी के 20,000 रुपए का ओवरराइडिंग क्लेम है? नहीं सर। फिर से, क्या आप ये कह सकते हैं कि चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के पास मिस्टर ए की 1 लाख रुपए की सैलरी का में से 20,000 रुपए का ओवरराइडिंग क्लेम है? नहीं। बट क्या आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मिसेस ए के पास बीसीडी के बिजनेस इनकम का हर महीने 20,000 रुपए पे ओवरराइडिंग क्लेम है? हाँ सर। और ये ओवरराइडिंग क्लेम मिसेस बी के पास कहां से आया? ड्यू टू सम लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। आर यू गाइस गेटिंग? अच्छा, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं डियर। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं ना डीटी स्कैनर के ना 1-2 क्वेश्चंस आपके साथ देखना चाहूंगा। तो डीटी स्कैनर खोलेंगे सारे बच्चे और क्वेश्चन नंबर आएंगे साहब क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे, हाँ पेज नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे और मेरे साथ साथ देखेंगे। अच्छा, मिस्टर शाह एज्ड 62 years and a resident in India has a total income of 2 crore 30 lakhs comprising LTCG at the rate 12.5% taxable, अच्छा अंडर सेक्शन 112 ऑफ 52 लाख रुपए। शॉर्ट टर्म कैपिटल जो कि 20% के रेट पर टैक्सेबल है 111 ए में ऑफ रुपए 64 लाख, एंड अदर इनकम ऑफ 1 करोड़ मतलब 14 लाख रुपए। कंप्यूट हिज टैक्स लायबिलिटी अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम एंड ऑप्शनल टैक्स रिजीम। अच्छा, द टोटल टैक्स एंड इनकम कंपोनेंट आर सेम इन बोथ द रिजीम। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डिफॉल्ट रिजीम में। टोटल इनकम कितनी है मिस्टर एक्स की, शायद अच्छा शाह की, तो टोटल इनकम है 2 करोड़ 30 लाख रुपए। तो क्या मैं इस पूरे 2 करोड़ 30 लाख रुपए पे 115 बीएससी का स्लैब लगा दूं? नहीं सर, कैसी बातें करते हैं, क्योंकि इस 2 करोड़ 30 लाख रुपए में से
ये जो आपका 52 लाख रुपए है, ये स्पेशल रेट पे टैक्सेबल है सेक्शन 112 में, जिसका रेट है 12.5%। ये जो आपका हाँ 64 लाख रुपीज है, ये भी स्पेशल रेट पर टैक्सेबल है, जिसका रेट है 20%। और ये जो अदर इनकम है, इसके लिए कोई स्पेशल रेट नहीं है, तो ये आपके स्लैब रेट पे टैक्स होगा। क्या मेरी बात समझ पाए? तो टोटल इनकम है आपकी 2 करोड़ 30 लाख रुपए एट द रेट सेक्शन, अच्छा, अंडर सेक्शन 112 में जो इनकम टैक्सेबल है वो कितनी है? 52 लाख रुपए। तो इस पे आपका जो आपका टैक्स बनता है, ये कितना बनता है? 52 लाख का 12.5%, 6,50,000 रुपए। अच्छा, अंडर सेक्शन 111A 64 लाख रुपीज है, ये आपका 20% पर टैक्सेबल है, बोले तो 1280। हाँ, जो अदर इनकम है आपकी वो स्लैब रेट पे जाएगी। ये स्लैब रेट कितना? 1 करोड़ 14 लाख रुपए। ये बनता है डियर 31,10,000। तो आप भी कैलकुलेट करें, अदर इनकम जो स्लैब रेट पे जाएगी वो कितनी है। तो आपका टोटल आपका कितना बनता है टोटल? सर 6,50,000 प्लस 12,80,000 प्लस 31,10,000 रुपए, तो टोटल बनता है 50,40,000 रुपए। टोटल कितना बनता है? 50,40,000 रुपए। अच्छा, अब इस 50,40,000 पे डियर मुझे क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज। मुझे क्या देना पड़ेगा? सरचार्ज। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं सरचार्ज की, तो मेरी जो टोटल इनकम है वो है 2 करोड़ 30 लाख रुपए, और 2 करोड़ से ज्यादा इनकम आती है तो सरचार्ज 25% लगता है। बट 25% में जो आपकी इनकम है डिविडेंड से, 111A 112 या 112A से, इस पे जो आपका टैक्स बनेगा, इसका सिर्फ 15% सरचार्ज लगेगा। ठीक बात है? तो सरचार्ज में मैं क्या बोलूंगा? 111A और 112 एट द रेट 15%। और अदर इनकम पे जो टैक्स बनेगा, वो चूंकि अदर इनकम आपकी कितनी है, अप टू 2 करोड़ ही है अदर इनकम, तो इस पे भी 15% ही बनेगा। और आप चाहें डियर तो ये चीजें ना करके डायरेक्टली आप 15% पे कर सकते हैं, पूरे इनकम पे सरचार्ज निकाल सकते हैं। ठीक बात है, इट इज योर कॉल, आप कैसे करना चाहते हैं। तो 650 प्लस 1280 का 15% बोले तो 289500, और बोले तो हाँ 46650। हम क्या हम एक ही बार नहीं कर सकते, मतलब इस पूरे के पूरे इनकम पे 15%? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब ये जो आपका टैक्स बनता है पूरे पे, इस पे डायरेक्टली 15%। तो आपका टोटल कितना बना? प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो ये बनता है 60,27,840। अच्छा, तो ये तो हुआ डियर अंडर द डिफॉल्ट रिजीम। अगर हम ऑप्शनल रिजीम की बात करें तो फिर क्या बदल जाएगा? सर ऑप्शनल रिजीम में तो अदर इनकम जो है उसका स्लैब रेट बदल जाएगा, और साथ में सरचार्ज का रेट तो सेम रहेगा, क्योंकि अदर इनकम ऑप्शनल रिजीम में 5 करोड़ से अगर ज्यादा है तो 37% होता है, अदरवाइज उसमें भी 25% तक ही है। तो अदर इनकम पे 112 वाली जो इनकम है उस पर तो सेम टैक्स बनेगा 650। 111A वाली इनकम पे भी सेम टैक्स बनेगा 1280। हाँ, जो आपकी अदर इनकम है इस पे स्लैब रेट अलग हो जाएगा। तो 1 करोड़ 14 लाख रुपए की जो अदर इनकम है, इस पे स्लैब रेट अलग हो जाएगा। और मिस्टर शाह का एज, हाँ ध्यान दीजिएगा, 62 ईयर्स था, तो सेकंड वाला स्लैब लगेगा 62 ईयर्स वाला, मतलब 60 ईयर्स प्लस वाला। अच्छा, तो ध्यान दीजिए, 1 करोड़ 14 लाख मतलब 1 करोड़ 4 लाख का 30% प्लस 1,10,000, तो ये बनता है 32,30,000 प्लस 1280 प्लस 650 प्लस 15% का सरचार्ज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सर, तो ये बनता है 61,71,360। आई होप आपको बात समझ आई। 61,71,360। अच्छा, इसमें डियर एक बात और मैं करना चाहता हूं, क्या सर यहाँ पे क्या मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा? डियर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ तक है तो आपका सरचार्ज बनता है 15%, और अगर आपकी टोटल इनकम 2 से ज्यादा है तो सरचार्ज बनता है 25%। ठीक बात है? या फिर अगर आप ऑप्शनल रिजीम में है तो अगर आपकी टोटल इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37%। अच्छा, यहाँ पे डियर सरचार्ज जो है वो 15% ही लगा है हर प्रकार की इनकम पे, इसलिए मार्जिनल रिलीफ नहीं बनता।
दूसरा, लेट्स से कि अगर मेरी टोटल इनकम मेरी पूरी की पूरी जो होती वो अदर इनकम के नेचर की होती, तो भी क्या मार्जिनल रिलीफ नहीं बनता? इसका जवाब है नहीं। 2 करोड़ से डियर अगर आपकी इनकम मार्जिनली बढ़ती, जैसे 2 करोड़ 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तब भले मार्जिनल रिलीफ बन सकता था। 2 करोड़ के ऊपर ये इनकम 30 लाख बढ़ गई, देयर इज अ सब्सटेंशियल इंक्रीज, हेंस देयर वुड बी नो मार्जिनल रिलीफ। आई होप आपको बात समझ, ठीक है। अच्छा, आगे आते हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, रेलेवेंट पोर्शन ऑफ सैलरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थोड़ा सा सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी का जो रेलेवेंट पोर्शन है उसकी बात कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, सैलरी जो हेड है आपका, वो है आपका सेक्शन 15 से लेके सेक्शन 17। सेक्शन 15 इज द चार्जिंग सेक्शन। सेक्शन 16 बोलता है सैलरी हेड में आपको क्या क्या डिडक्शंस मिलेंगे, और सेक्शन 17 कहता है सैलरी का मतलब क्या होता है, परक्विजिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं, वैल्यूएशन वगैरह का मैकेनिज्म क्या रहेगा, ये सारी बातें। ये सारी चीजें आपको डिटेल में सी अंडर में पढ़नी होती है। सीए फाइनल में हम आपके साथ कुछ बेसिक चीजें सैलरी हेड के बारे में देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सैलरी साहब जो आपका टैक्स होता है एज पर सेक्शन 15, वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर। तो अगर आपका सैलरी आपकी ड्यू हो गई और एम्प्लॉयर ने आपको पे नहीं किया, आपकी सैलरी आपके टैक्स पर्पसेस के लिए उसका पार्ट बन जाएगी। और अगर आपने सैलरी रिसीव कर ली बट फिलहाल वो ड्यू नहीं थी, मींस एडवांस में रिसीव कर ली, स्टिल वो आपकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बन जाएगी। पर एक बार अगर आपकी सैलरी ड्यू होने से पहले रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स हो गई, तो जब वो सैलरी एक्चुअली ड्यू होगी, क्या फिर से टैक्स होगी? वो नहीं साहब, क्योंकि वो रिसिप्ट में ऑलरेडी टैक्स हो चुकी है। क्या मेरी बात समझ पाए? अच्छा, एक बार सैलरी ड्यू बेसिस पे टैक्स हो गई बट रिसीव नहीं हुई, तो जब वो सैलरी जब रिसीव होगी तो क्या फिर से टैक्स होगी? सर कैसी बातें करते हैं। अच्छा, सैलरी इनकम की कंप्यूटेशन कैसे होती है? ध्यान दीजिएगा डियर, सैलरी ना बहुत तरीके से एसएससी को दी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स या फिर परक्विजिट्स दिए जाते हैं, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, हेल्पर हो सकता है कि एम्प्लॉयर दे दे, कार दे दे, इवन हो सकता है कि क्लब फैसिलिटी दे दे, क्रेडिट कार्ड दे दे, कंप्यूटर वगैरह दे दे। मींस देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन गिव टू द एसएससी इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। ठीक बात है। अच्छा, तो हमें क्या देखना है सैलरी हेड की कैलकुलेशन के लिए? एसएससी की सैलरी, बोनस, कमीशन जो भी एसएससी का बनता है, और साथ में जो भी अलाउंस या फिर जो भी अलाउंसेस वगैरह एसएससी को मिल रहे हैं, उसका टैक्सेबल पोर्शन भी सैलरी बन जाएगा, और जो भी परक्विजिट्स एसएससी को मिल रहे हैं उसका भी टैक्सेबल पोर्शन मिल जाएगा। अच्छा सर, हम कितना पोर्शन टैक्सेबल निकालेंगे? ये सब कुछ सी अंडर का पार्ट है, ये सब कुछ सी अंडर का पार्ट है। दिस इज नेवर आस्क्ड इन सीए फाइनल। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं साहब, तो हमारा इंटर का रिवीजन वीडियो देखें। अच्छा, तो हमने क्या देखा कि ये सब कुछ जोड़ जाड़ के क्या निकल गया एसएससी की ग्रॉस सैलरी। अब इस ग्रॉस सैलरी में से एसएससी को 3 तरीके के डिडक्शन मिलते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि दोनों रिजीम्स में मिलता है, बोथ रिजीम। अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हैं तो 75,000 रुपए तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अगर आप ऑप्शनल रिजीम में हैं तो 50,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन। अगर आप ऑप्शनल रिजीम में हैं तो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, और अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हैं तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो डिडक्शन मिलता है वो मिलता है एंटरटेनमेंट अलाउंस। और ये जो डिडक्शन होता है डियर, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, और वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो कि ऑप्शनल रिजीम में। तो अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिफॉल्ट रिजीम में है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस। और ये आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का आपको डिडक्शन कितना मिलता है? अच्छा, एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको डिडक्शन मिलता है डियर, लोअर ऑफ दीज थ्री 1/5 जो ऑफ योर बेसिक सैलरी 5,000 रुपए, या एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव। तो मान लीजिए कि अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी है 5 लाख रुपए साल की, और उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस कंपनी से सरकार से मिला है 50,000 रुपए, तो आपको मैक्सिमम कितना डिडक्शन मिलेगा? इफ यू आर इन ऑप्शनल रिजीम तो 1/5 बोले तो 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी मतलब 1 लाख रुपए, 5,000 रुपए, और एंटरटेनमेंट अलाउंस आपने 50,000 रुपए रिसीव किया, मतलब आपको 5,000 रुपए का डिडक्शन मिलेगा, 45,000 रुपए आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस आपका सैलरी का पार्ट है। बट इफ द एसोसिएशन इज इन द डिफॉल्ट रेजिम, तो पूरा का पूरा ही आपका लायबल टू टैक्स हो जाएगा, मतलब 5,000 रुपए तक का मैक्सिमम आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है। अच्छा, तीसरा डिडक्शन होता है साहब प्रोफेशनल टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट। ध्यान दीजिएगा, एम्प्लॉयज के ऊपर या कुछ खास प्रकार के प्रोफेशन के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स लगता है। अब प्रोफेशनल टैक्स में 2 चीजें, लेट्स से कोई प्रोफेशनल टैक्स लगा, इसे एम्प्लॉय ने अपनी जेब से दे दिया, एम्प्लॉय पे, तो जितना भी आप प्रोफेशनल टैक्स पे करते हैं आप उसका डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, बट ओनली इन द ऑप्शनल रेजिम। अगर आप डिफॉल्ट रेजिम में हैं तो आपको ये डिडक्शन अलाउड नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है, जो एम्प्लॉयर होता है
वो इंप्लॉय के बिहाफ में प्रोफेशनल टैक्स पे कर देता है, लेट से 2000 रुपए। इंप्लॉयर ने इंप्लॉय के बिहाफ में 2000 रुपए प्रोफेशनल टैक्स दे दिया। अब क्या होगा, तो चूंकि इंप्लॉयर ने इंप्लॉय की लाइबिलिटी डिस्चार्ज की, ये इंप्लॉय के एंड में लाइबल टू टैक्स होगा। तो इंप्लॉय के एंड में हम सैलरी कैलकुलेट करते समय 2000 रुपए जोड़ देंगे, क्योंकि इंप्लॉय की लाइबिलिटी इंप्लॉयर ने डिस्चार्ज की। ठीक बात है। बट हाँ, फिर बाद में हम 2000 रुपए का डिडक्शन भी दे देंगे। अगर इंप्लॉय ऑप्शनल रिजीम में है तो इंपैक्ट हो जाएगा। तो प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन साहब सिर्फ ऑप्शनल रिजीम में ही मिलता है। यू गाइस गेटिंग? प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन कहां मिलता है? सिर्फ ऑप्शनल रिजीम। अच्छा, मेरे साथ साथ देख लें। अच्छा, अच्छा, आगे आते हैं। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। तो हमने सैलरी हेड की बात कर ली, अब बात कर लेते हैं हाउस प्रॉपर्टी हेड की। ध्यान दीजिएगा डियर, हाउस प्रॉपर्टी जो हेड है आपका, ये कवर होता है सेक्शन 22 से लेके 25 तक। नॉट 25 बट सेक्शन 27 तक। अच्छा, ध्यान दीजिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड में अगर आप कोई रेंटल इनकम वगैरह अर्न करते हैं तो वो जो इनकम होती है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाकर टैक्स होती है। और तो हाउस प्रॉपर्टी हेड के बारे में हम आपके साथ आने वाली क्लासेस में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, और भी चीजें जो आपको पढ़नी है, बट कुछ बेसिक बातें हम आपके साथ कर लेते हैं। देखेंगे साहब, हाउस प्रॉपर्टी हेड में जो आपकी जो इनकम जो टैक्सेबल होती है, इसके लिए हम निकालते हैं जीएवी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। ठीक बात है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए हम जो कंपैरिजन करते हैं वो हम करते हैं प्रॉपर्टी के म्युनिसिपल वैल्यू का, साथ में प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू का। इसमें से जो भी हायर होता है इसका हम कंपैरिजन करते हैं विद द स्टैंडर्ड रेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, और ये बनता है एक्सपेक्टेड रेंट, और इसका हम कंपैरिजन करते हैं विद द एक्चुअल रेंट, और दोनों में से जो भी हायर होता है वो कहलाता है जीएवी। वो क्या कहलाता है? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इस ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से आपको डिडक्शन क्या क्या मिलता है? आपको अगर आपने कोई म्युनिसिपल टैक्स वगैरह पे किया, आपको इसका डिडक्शन मिल जाएगा। अच्छा, तो जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करने के बाद निकलता है नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू में से साहब एसएससी को दो तरीके के डिडक्शन मिलते हैं, कि सेक्शन 24A और एक है सेक्शन 24B। तो इस नेट एनुअल वैल्यू में से 30% ऑफ एनएवी एसएससी को डिडक्शन मिल जाता है फ्लैट, और अगर एसएससी ने कोई इंटरेस्ट वगैरह पे किया है ऑन द बोरोड कैपिटल, इसका भी डिडक्शन मिल जाता है। अच्छा, ध्यान दीजिएगा डियर, जो इस हाउस प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं वो हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाई भी हो सकती है और लेट आउट भी हो सकती है। हाउस प्रॉपर्टी आपकी सेल्फ ऑक्यूपाई भी हो सकती है और वो प्रॉपर्टी लेट आउट भी हो सकती है। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, चले अगर एसएससी अगर लेट से डिफॉल्ट रिजीम में, डिफॉल्ट रिजीम में है, तो अगर हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है और मान लीजिए हाउस प्रॉपर्टी से लेट आउट, तो इस केस में जो इस हाउस प्रॉपर्टी का जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू आएगा वो आएगा, क्योंकि आपने इसको खुद से अपने ऑक्यूपेशन में रखा हुआ है, तो कोई तो मतलब कुछ इनकम तो है नहीं। अच्छा, म्युनिसिपल टैक्सेस जो आप पे करोगे वो अलाउड नहीं होगा, भले आपने पेमेंट करी मतलब कर दी तो भी अलाउड नहीं होगा। इसका मतलब एनएवी भी कितना हो गया? निल। अच्छा, इंटरेस्ट क्या आपको सेक्शन 24A का 30% का आपको डिडक्शन मिलेगा? नहीं। अगर आपने इंटरेस्ट पे किया ऑन बोरोड कैपिटल, क्या आपको डिडक्शन मिलेगा? नहीं। 115 बीएससी स्पेसिफिकली मना कर देता है, कोई आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में नो प्रॉफिट नो लॉस। So if the assessee is in the default regime, ध्यान दीजिएगा, if the assessee is in the default regime in respect of self-occupied property, there would be no profit, no loss. सब तो सर ये तो फिर बहुत अच्छी बात है, फिर तो हम हर हाउस प्रॉपर्टी को सेल्फ ऑक्यूपाइड क्लेम कर लेंगे। नहीं, आप मैक्सिमम 2 हाउस को सेल्फ ऑक्यूपाई क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 से ज्यादा घर हैं तो उन्हें हम 2 से जितने भी एक्स्ट्रा घर होंगे उन्हें हम डीम्ड टू लेट आउट मान के उस पर टैक्स निकालते हैं। अगर आप एक्चुअली लेट आउट कर दो बहुत अच्छी बात है, अगर एक्चुअली लेट आउट नहीं करते हम उसे डीम्ड टू लेट आउट मान के उस पर टैक्स निकालते हैं। ठीक बात है। अच्छा, अब ये बात ध्यान, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट या फिर डीम्ड टू लेट आउट, डीम्ड टू एलो, तो इस केस में आपका जो जीएवी निकलेगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ, आप अगर म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हैं तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। इसके बाद आएगा आपका एनएवी, नेट एनुअल वैल्यू। हाँ, आपको यहाँ पे 24A भी मिल जाएगा 30%, और 24B भी मिल जाएगा विदाउट एनी लिमिट, विदाउट लिमिट। और यहां से आपका प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है।
अगर प्रॉफिट आ गया वेल एंड गुड, अगर लॉस आ गया तो इस लॉस को आप किसी दूसरे हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर लेंगे, और अगर ये लॉस उस हेड से सेट ऑफ नहीं हुआ तो किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। प्लीज ध्यान दीजिए, किसी और हेड ऑफ इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा। सेक्शन 115 बीएसई मना कर देता है, अगर किसी को याद हो तो। ध्यान दीजिएगा साहब, 115 बीएसई मना कर देता है, ध्यान दीजिए। विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम। तो अगर आपको हाउस प्रॉपर्टी हेड में लॉस है और अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में है, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू सेट ऑफ दैट लॉस फ्रॉम एनी इनकम। ठीक बात है। तो एक तरह से वो लॉस आपका क्या हो गया, वो लॉस आपका हो गया डेड लॉस हो गया। डेड लॉस इज बेसिकली व्हाट, डेड लॉस फॉर यू। अच्छा, तो सर क्या मैं इसको सेम ईयर में तो मैं किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकता, क्या मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करके सेट ऑफ कर सकता हूँ? इसका जवाब है नहीं, सी एन शूट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा साहब अब लॉ हम बनाएंगे, हमारे हिसाब से नहीं कर सकते, अब हमें जो नंबर है वो इंस्टीट्यूट को ही देना है, तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। हमने कहा नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसका मतलब अगर आप डिफॉल्ट रिजीम में हैं तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में तो लॉस हो ही नहीं सकता, और अगर कोई प्रॉपर्टी आपके लेट आउट या फिर डीम्ड टू लेट आउट है, अगर उसमें कोई लॉस है तो इंट्रा हेड सेट ऑफ अगर हो सकता है तो कर लो, अदरवाइज कुछ बच गया तो वो डेड लॉस। ठीक बात है। अच्छा, अगर आप ऑप्शनल रिजीम में, इफ यू आर इन द ऑप्शनल रिजीम, अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो साहब जीए भी नहीं लाएगा, म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड नहीं होगा, एनएबी भी नहीं लाएगा, आपको 24A भी नहीं मिलेगा। बट हाँ, क्या आपको इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल मिल सकता है सेक्शन 24B? इसका जवाब है हाँ। अगर आपने लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ रिपेयर और रिकंस्ट्रक्शन तो 30,000 रुपए तक का आपको इंटरेस्ट अलाउड है। अगर आपने लोन लिया है फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन, और आप जिस पर्सन से आपने लोन लिया अगर आप उससे एक सर्टिफिकेट वगैरह लेके दे देते हैं, और अगर आप प्रॉपर्टी को 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेते हैं जब आपने लोन लिया, तो आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अलाउड है। सर अगर मैंने 2 लोन लिया, एक मैंने लिया फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन और एक मैंने लिया फॉर रिपेयर एंड रिनोवेशन, तो क्या मुझे 230 मिलेगा? इसका जवाब है नहीं, आपको फिर भी 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन होगा। ठीक बात है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लॉस इज पॉसिबल। इसका मतलब डियर लॉस पॉसिबल है इफ द assessee is in the optional regime in respect of self occupied property, loss is possible। अच्छा, अगर हम बात करते हैं लेट आउट प्रॉपर्टी या फिर डीम्ड टू लेट आउट की, तो एनएबी तक सब कुछ सही है, 30% एनएबी अलाउड भी हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, और इंटरेस्ट भी अलाउड हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट। तो यहाँ पे भी डियर प्रॉफिट भी पॉसिबल है या फिर लॉस भी पॉसिबल है। तो मान लीजिए अगर लॉस हो गया तो इस लॉस को आप हाउस प्रॉपर्टी हेड के किसी और इनकम से सेट ऑफ कर लो, कोई परेशानी नहीं है। इस लॉस को अगर आप किसी दूसरे हेड ऑफ इनकम से सेम प्रीवियस ईयर में सेट ऑफ करना चाहते हो तो कर सकते हो, 2 लाख रुपए तक। एज पर सेक्शन 71 भी 2 लाख रुपए तक कर सकते हैं। अगर कुछ लॉस बच गया तो उसको 8 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड करके हाउस प्रॉपर्टी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। तो इसका मतलब अगर आप ऑप्शनल रिजीम में है, अगर आप ऑप्शनल रिजीम में है तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का लॉस भी आप जो है आ सकता है और इसको आप मतलब सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट या डीम्ड टू है तो इसको भी, उसमें भी लॉस आ सकता है जिसको आप सेट ऑफ कर सकते हैं या फिर कैरी फॉरवर्ड करके भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक बात है। अच्छा, तो यही बात है हमने आपके साथ हडियर अभी यहाँ पे की। आगे बढ़ते हैं। बहुत बार क्या होता है साहब, जो प्रॉपर्टी होती है वो स्टॉक एंड ट्रेड की तरह से पड़ी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से डीएलएफ बिल्डर्स, इनके पास ना 100 फ्लैट्स हैं जो कि मतलब बने हुए हैं, जिनका कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया बट ऐसे ही खाली पड़े। इन फ्लैट्स को ये सेल नहीं कर रहे, इन फ्लैट्स को ये सेल नहीं कर रहे। तो अगर आप इन फ्लैट्स को सेल नहीं कर रहे ड्यू टू एनी रीजन, तो साहब इनको सेल करो, ताकि जो हमारे जो मतलब गवर्नमेंट का जो पैसा है वो वहां से मतलब गवर्नमेंट के जो टैक्स मिल रहा है वो मिल सके। बहुत बार क्या होता है, बिल्डर्स प्रॉपर्टी बना के रख लेते हैं, बैंक से पैसे लिए होते हैं, प्रॉपर्टी वो कहते हैं बिक नहीं रही, बैंक का एनपीए बढ़ता जाता है। हमने कहा साहब ये तो नहीं चलेगा। तो हम क्या चाहते हैं, बिल्डर्स के पास जो फ्लैट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टीज इन्होंने बना के रखी है, या तो उसको बेच दें। अगर इसे नहीं सेल करते तो 2 सालों तक तो हम अलाउ कर देंगे, तीसरे साल से इन फ्लैट्स को हम डीम्ड टू लेट आउट मान के टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। मतलब जिस साल आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला उस साल और उसके 2 साल छोड़ देंगे हम,
तीसरे साल से हम इन फ्लैट्स को, हम उन प्रॉपर्टीज को जिसको आपने अपने पास स्टॉक एंड ट्रेड की तरह से रखा हुआ है और आप ये क्लेम कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो अभी अच्छा नहीं है, इसकी वजह से हम नहीं सेल कर पा रहे, तो साहब 2 साल, 2 ईयर्स इज अ बिग टाइम। अगर आप नहीं कर पा रहे तो उसे आप रेंट पे दें और उस रेंटल इनकम पे टैक्स पे करें। अगर आप उसे रेंट पे भी नहीं देंगे तो हम उसे डीम्ड टू लेट आउट मान के हम उस पर टैक्स लगाना शुरू कर देंगे। ठीक बात है। अच्छा, तो ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी हेल्ड एज अ स्टॉक एंड ट्रेड, तो मेरे साथ साथ देखेंगे। In some cases, properties consisting of any building or land appertaining thereto may be held as stock and trade, and the whole or part of the property may not be let out during the whole of the previous or part of the previous. In such case, the annual value of such property or part shall be nil, क्योंकि आपने उसको रेंट पे तो दिया नहीं है। बट हाँ, नील वैल्यू सिर्फ कब तक? 2 साल तक। 2 साल के बाद या तो आप उसको सेल कर दें या आप उसको रेंट पे दे दें। अगर नहीं करते तो हमसे डीम्ड टू लेट आउट। अच्छा, up to the period of 2 years from the end of the financial year, renewal certificate of completion is obtained from the competent authority, और 2 साल जैसे कंप्लीट हो जाएंगे उसे हम डीम्ड टू लेट आउट मान के टैक्स करना शुरू कर देंगे। अच्छा, बहुत बार ये क्वेश्चन में आपको ना हो सकता है अनरियलाइज्ड रेंट के बारे में जानकारी दी। अनरियलाइज्ड रेंट मतलब ये हुआ कि 2022-23 में मेरे पास जो भी जिस पर्सन को मैंने प्रॉपर्टी रेंट पे दी थी उसने मुझे 2 महीने का रेंट जो 40,000 रुपए बनता था वो नहीं दिया। बट हाँ, 2024-25 में ये रेंट मुझे रिकवर हो गया। ठीक बात। अच्छा, और साथ में मैं उसको कह रहा था साहब कि मुझे रेंट बढ़ाना है, मुझे रेंट बढ़ाना है 1,000 रुपए महीने, या मान लीजिए मतलब 2,000 रुपए महीना। तो मेरा एरियर्स ऑफ रेंट बनता था 10,000 रुपए, ये भी मुझे उसने नहीं दिया। और 2024 में मेरा ये अनरियलाइज्ड रेंट भी मुझे 40,000 रुपए मिल गया और 10,000 रुपए जो है वो मुझे एरियर्स ऑफ रेंट भी मिल गए। बट 2024 में मैं इस प्रॉपर्टी को सेल कर चुका हूं। आई हैव ऑलरेडी सोल्ड द प्रॉपर्टी। तो सवाल बनता है आपको ये रिकवरी तो हुई, बट यू डोंट हैव प्रॉपर्टी विद यू एनी मोर, बिकॉज आपने ऑलरेडी उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। तो सेक्शन 25 ए बोलता है जिस भी साल आपको अनरियलाइज्ड रेंट या एरियर्स ऑफ रेंट की रिकवरी होगी वो उसी साल टैक्स होगा, भले उस साल आपके पास प्रॉपर्टी हो या ना हो। हाँ, 30% का हम आपको डिडक्शन अलाउ करेंगे। तो 50,000 रुपए आपका प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्स होगा, माइनस 30% बोले तो 15,000, तो 35,000 रुपए साहब आपका टैक्स हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ आई। तो 35,000 रुपए मेरा प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्स हो जाएगा। तो देखेंगे अच्छा, हाउएवर अ डिडक्शन ऑफ 30% ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट ऑन अनरियलाइज्ड रेंट शैल बी अलाउड टू द असेसर। अच्छा, बहुत बार क्या होता है डियर, जो प्रॉपर्टीज होती है ना वो कोन्ड प्रॉपर्टीज होती है, मतलब जिसके एक से ज्यादा ओनर्स होते हैं। तो अगर कोन्ड प्रॉपर्टीज हैं और अगर आपने उन प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया है तो उस प्रॉपर्टी का रेंट हम इस तरीके से निकालते हैं कि प्रॉपर्टी कोई एक पर्सन ओन करता है और इसके बाद हम प्रॉपर्टी की इनकम कैलकुलेट करके इसके जो को ओनर्स हैं उनके हैंड में उनके शेयर्स के हिसाब से उस इनकम को डिवाइड कर देते हैं। तो मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी के 2 को ओनर्स हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, जो कि 50-50% जो है प्रॉपर्टी का शेयर ओन करते हैं और ये प्रॉपर्टी इन्होंने रेंट पे दी है। तो हम ये मानेंगे टू कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कि प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय अ सिंगल पर्सन, और लेट्स से इनकम को कैलकुलेट करके 10 लाख रुपए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, तो 5 लाख रुपए मिस्टर ए के लिए इनकम बन गई और 5 लाख रुपए मिस्टर बी के लिए इनकम बन गई। आई होप आपको बात समझ आई। अच्छा, इसके ना कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आपके साथ बाद में देखेंगे। और डीम्ड ओनरशिप डियर थ्योरी है, हम आपके साथ डीम्ड ओनरशिप के कॉन्सेप्ट को समझेंगे क्लबिंग ऑफ इनकम में। व्हेन वी विल सी द क्लबिंग, तो वहां पे हम आपके साथ देखेंगे डीम्ड ओनरशिप का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डियर स्कैनर की बात करें तो स्कैनर में हमने आपके साथ पहले चैप्टर में करीबन करीबन कितने क्वेश्चंस दिए हैं? अच्छा, 12 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें से हमने शायद 1 या 2 क्वेश्चन आपके साथ क्लास में कर लिए। बाकी जितने भी क्वेश्चंस हैं डियर, हाँ ये क्वेश्चन जो है, अच्छा एक ना क्वेश्चन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो एग्जाम का क्वेश्चन है। आंसर ना देखें प्लीज, आंसर ना देखें, अगर आप आंसर देखोगे तो फायदा कुछ नहीं है। सो डोंट लुक एट द आंसर, बट आई वांट ऑल ऑफ यू टू रीड द क्वेश्चन। मैं चाहता हूं साहब सारे बच्चे क्वेश्चन पढ़ें, आंसर कोई ना पढ़े। मैं आंसर को ना कवर कर देता हूं, क्वेश्चन पढ़ेंगे। एग्जाम में किस तरीके से इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, लाफार्ज सीमेंट लिमिटेड, अ सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, entered into an agreement with the supplier for the purchase of cement plant। अच्छा, तो ये इन्होंने एक agreement किया with the supplier to purchase a cement plant। अच्छा, one of the conditions in the agreement was that if supplier failed to supply the plant within the stipulated time, the company would be compensated at the rate of 6% of the price of machinery without proof of actual losses। मतलब अगर आपने टाइम से उस प्लांट को सप्लाई नहीं किया साहब, तो जो भी प्लांट की कॉस्ट है, जो भी प्लांट का प्राइस है, उसका 6% आप हमें पे करेंगे और आप हमसे ये नहीं पूछेंगे कि एक्चुअल लॉस का प्रूफ दो। ठीक बात है। अच्छा,
Lafarge Constructions Limited received rupees 20 lakh from the supplier by the way of liquidated damages on account of failure to supply the machine within the given time. What is the nature of such liquidated damages received? अब सेम केस तो आपको पता है सौराष्ट्र सीमेंट, वहां पे भी ये हुआ था। सौराष्ट्र सीमेंट के जजमेंट को कोट करते टाइम अब आपको आंसर कैसे लिखना है कि चूंकि इस वाले केस में कंपनी को जो पैसे मिले हैं 20 लाख रुपए वो इसलिए मिले हैं क्योंकि इनको टाइम से मशीन की सप्लाई नहीं हुई, जिसकी वजह से इनको लॉसेस हुए। The compensation which the assessee got was on account of a delay on account of a delay in coming into existence a profit making activity which was the cement plant, due to which company has incurred losses, and to compensate those losses the supplier of the plant and machinery has given the liquidated damage to the company Lafarge Cement Limited being the assessee। ठीक बात है। As the nature of such damages is not of the recurring nature income, ठीक बात है, ये कोई रिकरिंग इनकम, ये कोई रिकरिंग नेचर की इनकम तो है नहीं, और ये कोई ऑर्डिनरी नेचर की इनकम नहीं है, इसलिए ये कैपिटल नेचर की इनकम है, इसलिए इस पे टैक्स नहीं बनेगा। ठीक बात है। तो आपके लिए क्वेश्चन आप कौन सा मतलब आंसर क्या कोट करेंगे डियर आप? लाफार्ज सीमेंट का, मतलब सौराष्ट्र सीमेंट का। अच्छा देख लें, if the damages are directly linked with the procurement of capital asset which lead to delay in coming into existence of profit making activity, hence the receipt would be treated as capital receipt. It was not a receipt in the course of profit earning process. Such receipts are also not in the ordinary course of business. Hence the receipt of the liquidation damages by the Lafarge Cement from the supplier for failure to supply the plant will be treated as a capital receipt in the hands of Lafarge Cement Limited, thus not taxable। इसलिए इस पर टैक्स नहीं बनेगा। तो बाकी क्वेश्चंस को घर पे देखें डियर, तो फिर हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे हम आपके साथ आगे प्रोसीड करेंगे। सबको बाय बाय, रिवाइज जरूर से करें।